ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे की कमी नहीं है, और आप एक दिन अचानक वो चलता हुआ करियर छोड़कर अमेरिका से बॉम्बे आ जाएं और फिल्मी दुनिया में एक्टिंग के स्ट्रगलर बन जाएं। लेकिन किसी ने सालों पहले ऐसा किया था और उसके बाद अपना झंडा भी लहराया। तो कुछ ऐसा करने वाली शख्सियत समीर सोनी हमारे साथ हैं। थैंक यू। समीर, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू जुअल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। थैंक मैं यू। आपको यूट्यूब में हमेशा फॉलो करता हूँ बिकॉज आपका जितना भी कंटेंट होता है इंटेलिजेंट होता है। थैंक यू समीर, आपकी तरफ से ये आना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं आपके काम को देखता रहा हूँ और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारी वैरायटी इसलिए देते हैं क्योंकि उनका पर्सोना घुल मिल नहीं गया है बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं आपको एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखता हूं जो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश था अपने करियर में, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। मैं बार बार पैसे की कमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। बहुत कमा रहा है ये। और दूसरा, लोग ऐसा मानते हैं कि आप अगर फिल्मों में एक्टर हैं तो आपके पास बहुत पैसा है। मतलब हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सबसे रिच जो होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ छोड़ा और उसके बाद आप आते हैं बॉम्बे और आपका स्ट्रगल शुरू होता है। मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा आपकी कहानी। तो वो दिन कैसा था जब आप बॉम्बे पहुँचे? आप कहाँ थे? किससे आपने सलाह ली? क्या कर रहे थे आप? अरे बाप, जुअल 4-5 एपिसोड निकल जाएंगे इसमें हमारे। आ, शुरू से अगर शुरू करें तो जो मुझे याद आ रहा है, मैं जब अमेरिका में था और एक्चुअली मैंने सोच रखा था कि मैं अमेरिका गया था डबल मेजर करने, थिएटर में और इकोनॉमिक्स में। मगर इंडियन फैमिली की नहीं जी, पढ़ाई लिखाई करो, एक्टिंग तो कभी भी कर सकते हैं। मगर अंदर से वो कीड़ा था कि यार करना है। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मेरे को और मुझे लगता था कि मुझे एक्चुअली 1-2 ऑफर्स आई थी कास्टिंग एजेंट्स की अमेरिका में। अच्छा। कि मैं वर्कशॉप्स करता था थोड़ा, तो हाँ। मॉडलिंग के लिए हो गया। तो मैं यार उस मतलब 20-25 साल पहले तो वहाँ तो वेटर का रोल मिलेगा। इंडिया में अगर आप इंडियन हैं, अगर अमेरिका में है, या तो टैक्सी ड्राइवर, हाँ। 7-Eleven। तो मैं कहा यार अपनी जवानी यहाँ क्यों वेस्ट करूँ, इंडिया जाके करते हैं ना। जब हालांकि मेरी फैमिली से कोई भी एक्टिंग से या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था और मैं आई थिंक बॉम्बे कभी गया भी नहीं था लाइफ में। सीधा स्कूलिंग ख़त्म करी, 1-2 साल किए, फिर अमेरिका चला गया मैं। तो एक इंटरेस्टिंग हुआ, तो मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ। तो मैंने कहा यार कैसे किया जाए। मैंने कहा ऐसे किसी ने बताया कि एक डायरेक्टरी आती है जिसमें जितने प्रोड्यूसर एक्टर्स वगैरह उनके नाम होते हैं। हाँ। मैंने कहा यार लगा देते हैं फ़ोन। तो मैंने एक एक्ट्रेस, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, और पता नहीं उनका मैं लिस्ट बना रखी थी जो उनको मैं सोचता था यार ये लोग बहुत वो हैं। तो मैंने कैलिफोर्निया में से फ़ोन लगाया, हेलो कैन आई स्पीक टू सो एंड सो। तो पहले बड़ी दबी आवाज़ से बात की थी, या पीछे कोई बच्चा भी था तो उसको चुप कराया पहले। मैंने कहा हाँ दिस इज़ आई एम समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया। और ये 2 मिनट में जो एक्सेंट बदला, मैं कह रहे वाह। ये तो जब उनको लगा रे अमेरिका से आ गया, फिर उनको लगा कि शायद कोई ऑफर होगी फिल्म की। पता चला ये तो स्ट्रगलिंग बंदा है, खुद पूछ रहा है कोई कांटेक्ट है जी, जब मैं बॉम्बे आऊँ आपसे मिल सकता हूँ कि नहीं। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग। देन सेकंड था जो मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो याद आते हैं। एक बार मैं प्रोड्यूसर से मिला एक, तो उन्होंने बोला भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं पहले अमेरिका से सीधा यहाँ पर आया अपना रेज्यूमे बना के, जैसे बनाते हैं अमेरिका में वैसे। तो किसी ने बोला हाँ जी एक इनसे मिल लीजिए आप। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैंने जी मैं कहता हाँ आप तो आपका क्या क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर ये रहा, मैंने कोई 20 साल नहीं 15 साल थिएटर किया था बैरी जॉनसन का, जबकि शाहरुख उनके बाद में आए थे। हाँ। उनके साथ वैसे ही इज़ गुड। तो उन्होंने आपका एक्सपीरियंस क्या है। मैंने सर फलां फलां थिएटर किया, ये क्या ये। अरे नहीं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। भैया अभी एक्टर बनने आया हूँ, अब कौन सा क्वालिफिकेशन होता था, एक्टिंग थिएटर दिखा दिया। मैंने कहा सर देखिए मैंने पढ़ाई लिखाई UCLA से करी है, इकोनॉमिक्स से। मेरे को लगा भाई अजीब सी बात है मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ जबकि। कहा नहीं आपको घोड़ा चलाना आता है, कसम से। जो भी 90s में फिल्में देखता होगा वो इसको वाउच करेगा। आपको घोड़ा चलाना आता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा कोई रोल होगा जिसमें हॉर्स राइडिंग बहुत चलती होगी। नहीं सर आपको डांस करना आता है। सीखा नहीं, मैं कर लेता हूँ, हिला लेता हूँ थोड़ा सा। डांस क्लासेस लिए आपने? नहीं सर। क्या देखिए
अभी तक याद है मेरे को, कहता है एक्टिंग करने के लिए हम आपके आसपास 10 लोग इकट्ठे कर देंगे, अगर आपको हीरो बनना है आपकी क्वालिफिकेशन ये है। तो ये रियलिटी चेक हुआ था पहली बार, जो बंदा सोच रहा है अरे यार रॉबर्ट डिनीरो के साथ तो काम कर सकता हूँ मैं, इतने 12 साल से थिएटर कर रहा हूँ, ये फलाना का। तो क्वालिफिकेशन फिलहाल ये थी कि आपको डांसिंग करनी आती है, घोड़ा चलाना आता है, फाइटिंग करनी आती है। एक्टिंग उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखी मेरी। फिर आपकी शुरुआत टीवी में फिर हुई। तो ये एक ऐसा था, तो एक्चुअल शुरुआत क्या हुई कि पहले देखा, मैंने कहा भैया फिल्मों में अभी तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कोई घुसने नहीं देगा, पहले घोड़ा चलाऊंगा तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा मेरा। पर लकीली मुझे एड्स बड़े मिल रहे थे। अच्छा, मॉडलिंग शुरू हो गया। हाँ, तो मैं आया, अपने साथ पोर्टफोलियो थे मेरे पास 8। तो पहले जो मैं प्रोडक्शन हाउस के पास गया, उनको एज अ नॉर्मल दिखाया अपने फोटोग्राफ्स ये वगैरह है, तो एक लेडी थी फ़ोन पे या डिस्टेंटली, तो उन्होंने कहा या जस्ट अ मिनट, दिस इज अ बॉय हु वॉक्ड इन। मैं कौन से सुन रहा हूँ, क्या बात हो रही है? तो उस समय UTV जिसमें देवन खोटे थे इंचार्ज, अच्छा, ओके। वो एक लड़के की एक कास्टिंग के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे जो NRI है, जो दिखता हो NRI। हाँ, और मैं 1-2 महीने पहले ही अमेरिका से आया था। हाँ, तो उन्होंने बोला प्लीज़ गो टू UTV, पहले तो महालक्ष्मी तारदेव वहाँ पर सारे ऑफिस थे, तो मुझे बोला कि आप प्लीज़ गो मीट हिम। ठीक है, तो मैं फोटोग्राफ लेके देवन के पास चला गया। तो किस्मत ऐसी कि पहले दिन ही दे कास्ट मी। ओके। सो उसके बाद से मॉडलिंग का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि एवरी टाइम आई थिंक ड्यूरिंग मिड 90s या मेरा कोई एड ऑन एयर था या मैं शूट कर रहा था, एंड आई वाज हैप्पी विद लाइफ। तो मगर फिर कीड़ा तो फिर मुझे पता चला कि मेरे को माउथ फ्लो स्काई कर रहे थे। समंदर की आपने पहले, हाँ पहला समंदर था। राइट, मैं भूल गया। मैं पहले जब दिल्ली गया था तब मेरे को समंदर के लिए कास्ट किया गया, और उसमें मैंने मतलब चला भी, एंड उसमें बड़ी काफ़ी किस्से हैं, मगर उससे मुझे कुछ ऐसा कुछ, जहाँ तक मुझे वो उसमें दिल्ली में था, और दिल्ली में आप रह के कोई एक्टर नहीं बन सकते एज इन प्रोफेशनली। माहौल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप शूट कर सकते हैं मगर वो होता नहीं है। वो वन ऑफ था, वो भी दूरदर्शन में था, एंड दूरदर्शन उस टाइम में। तो फिर उसके बाद में ये किस्सा उसके बाद हुआ था बॉम्बे, तब मैंने हिम्मत करके कहा नहीं जी अब मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो दैट वाज द डे। तो मुझे जब कास्टिंग की गई इसके लिए, माउथ फ्लो स्काई इंग्लिश, इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश शो हो रहा शो, हाँ। तो उनको मैं पसंद आया, मगर जितने भी मेन एक्टर्स थे, रोल्स थे, उन्होंने ऑफर कर दिए थे। वो थे राहुल बोस, मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, सबको कर दिए थे, बट दे वर वेरी कीन। तो उन्होंने अच्छा, तो कहते हैं अगर कोई और नया रोल मिलेगा, अच्छा आएगा इंट्रोड्यूस, बिकॉज वो भी सोप था, तो विल कॉल यू। ठीक है, उसमें भी बड़ा परेशान, मैं हमेशा से बात कर रहे थे भगवान से, क्या यार इतनी दूर से आया मैं, पसंद भी आ गया हूँ, सब तारीफ कर रहे हैं, वो काम बोल रहा है मगर रोल दे दिए अभी। तो जी मुझे फिर उसके बाद जब भी कोई रोल आए मुझे बोले कि विल यू डू दिस। मेरी भी ईगो बड़ी थी, हम तो हीरो बनने हैं, तुम लोग ऐसा छोटा रोल दे दोगे हमारे को, मम्मी डैडी भी क्या बोलेंगे, बेटा यही करना था तुम्हारे को। तो इस बीच आपने घोड़ा चलाना सीख लिया था? अब करो उज्जवल, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे घोड़ा चलाना सीखना पड़ा, फाइटिंग सीखनी पड़ी, डांस सीखना पड़ा, बट लकीली दैट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज फर्स्ट फिल्म वाज चाइना गेट। लेकिन चाइना गेट जितना आपको एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ पूरा। नहीं, एब्सोल्युटली बड़े बड़े फेसेस थे, और उसका एक और किससे की तो बहुत ही है। तो बट थोड़ा कोइंसिडेंस था, मुझे सीखना पड़ा बिकॉज उसमें पूरे में हॉर्स राइडिंग थी। तो हुआ क्या, मुझे किसी बताया, अगेन मैं प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, शायद वो कास्टिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि, किसी ने बोला कि यार वो एक नए लड़के के लिए ढूंढ रहे हैं। तब मेरा माउथफुल स्काई चल रहा था, तो उन्होंने ऑफिस से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, मेरा कोई 5 मिनट का डेमो टेप था, उसमें तो VHS होते थे। तो उन्होंने कहा समीर तुम शाम को आना। मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे सामने आप जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको खड़ा कर दो, हमें मालूम नहीं, हम तो एक्टर्स के बारे में मालूम है। अब इतना तो ना रिसर्च तो मैंने की नहीं थी, सामने अगर रमेश सिप्पी खड़े हों या कोई और खड़े हों, बोनी कपूर हो या कौन हो बड़े बड़े, या राजकुमार, जो भी। तो उन्होंने कहा कि शाम को आना। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाएंगे शाम को। तो मेरे सामने मैं बैठा, शाम को वेट कर रहा हूँ ऑफिस में। मतलब क्या है, क्योंकि मैं बॉम्बे से था नहीं, नंबर 1,
फिल्मी वर्ल्ड का मुझे कुछ पता नहीं था, तो आई वॉज नेवर इन ऑ। फिर अगर मैं जानता नहीं आपने क्या काम किया है, तो मैं तो आपका नॉर्मली रहूंगा। मुझे पता लगा जी इन्होंने ये क्या कर रहे हैं यार, ये इतने बड़े आदमी। हाँ, तो फिर तो नहीं सर वो ऐसा हुआ था सर। तो जो इग्नोरेंस इज ब्लिस, मेरे वही था। आई वाज जस्ट सिटिंग, एक छोटे से हाइट के आदमी गए ऑफिस में अंदर, तो बोला समीर तुम्हें अंदर बुलाया। ठीक है, बुला लिया। तो बात चली, उन्होंने देखा मेरे को, अच्छा 5-10 मिनट बात की। बोला अच्छा यार मैं कल एक फिल्म बना रहा हूँ, कल एक फिल्म का मुहूर्त है, तो आ जाना, यहाँ बताया जुहू में। ठीक है आ जाऊँगा। मेरे अगले दिन शूटिंग थी डेली सोप की, मेरा दिमाग वहीं पर अटका था कि यार लेट ना हो जाओ, मिस ना हो जाए, ये ना हो जाए। मुझे तो मालूम नहीं ये लोग कौन है, अगर मालूम भी है मालूम नहीं था कि कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, पहुंच गया वहाँ पर। लोग बड़े एक्टर्स कोई ज़्यादा मतलब हीरोज नज़र नहीं आए मेरे को, कुछ सीनियर एक्टर्स नज़र आए। जैसे आई थिंक मैंने दूर से ऐसे नसीर जी को पहचान लिया था, नसीर जी वहाँ पर थे, और भीड़ बहुत थी, मैं किसी को जानता ही नहीं, नया लड़का शहर में, नया लड़का सब कुछ। मैं यूँ खड़ा हूँ, यार बुला तो लिया, मैं करूँ क्या यहाँ पे, तो जानता भी नहीं। तो मैं कोने में खड़ा रहा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर मैंने गया, जिन्होंने बुलाया था मेरे को, मैं कहा सर मैं चाहता हूँ, मेरा काम है वहाँ पे, अब क्या करूँ। तो ठीक है, करता रहा मैं। तो जो पहले वाले प्रोड्यूसर थे वो मुझे 5 फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। ओह, अब मैं घबरा गया यार, मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार, सीधे ही 5 फिल्मों के लिए। मेरा तो कोई खानदान में भी नहीं, ना कोई नेपोटिज्म चल रही है यहाँ पे, सामने से आदमी बोल रहा है 5 फिल्मों के लिए साइन करूँगा। मैं घबरा गया, मैंने यार ये 5 फिल्में क्या। और जो पहली फिल्म थी उनके डायरेक्टर थे कुंदन शाह, जबकि वो मेरे फेवरेट। मैं यार इससे बढ़कर डायरेक्टर नहीं होता। मगर जब मैं नरेशन सुनूं स्टोरी का, तो कुछ अजीब सा लगे, कुछ ठीक लगे ना मुझे, कुछ प्रॉब्लम लगे यार, पता नहीं ये वो। यार 4-5 मीटिंग्स हुई यार, अब मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने लेके मैंने कहा यार देखो कुंदन शाह है, मगर आई वाजंट की एट पीस, या कहो कि इट वाज इनोसेंस ऑफ अ स्टूपिड यंगस्टर जिसको अक्ल नहीं थी। तो मुझे वो दूसरी फिल्म की बात बार बार याद आ रही थी। तो बाद में घुमा फिरा के मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन पे थे हमारे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। अच्छा, उन्होंने बताया, और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो छोटे कद के थे, वो खुद राजकुमार संतोषी थे। हाँ। और अगले दिन जो बुलाया था मुहूर्त के लिए, वो चाइना गेट का मुहूर्त था। ओके। और वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये लड़का है, तुम्हें कैसा लगता है, ताकि मुझे बताना नहीं चाहते थे। हाँ, ओके। तो वो चाहते थे कि दूसरे से राय ले ले कि लड़के में दम है कि नहीं, मगर मुझे बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। और मुझे समझ नहीं कौन है क्या है राजजीव को, मतलब नाम सुना था, मगर शक्ल में कैसे दिखते हैं अब कैसे बताऊं, पता नहीं था। हाँ। और जो पहले वाले थे वो थे मिस्टर रमेश तोरानी। अच्छा, ओके। और जो पहली फिल्म थी वो थी क्या कहना, ऑपोजिट प्रीति जिंटा। ओके। तो फिर अब जब सारी कहानी सामने आई कि यार ये है, अब ऑप्शन की बात आ गई थी। हाँ। या मैं चाइना गेट करूं राजकुमार संतोषी के साथ, या क्या कहना करूं। मगर मेरा ड्रीम बचपन से, मेरे को जो एक्टर्स अच्छे लगते थे वो थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी। इसमें चाइना गेट में नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंडा, अनुपम खेर, मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही थी। और स्टोरी भी इंटरेस्टिंग, टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी। मेरा एज अ क्रिएटिव वो, हालांकि सब बोल रहे थे कि समीर तुम खो जाओगे उस फिल्म में। मैं कहा यार इतने बड़े एक्टर्स ऐसे कैसे यार। और उसमें मुझे लग रहा था मेरा जो रोल था क्या कहना में, वो फाइनली सैफ ने किया। हाँ। और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यार उसमें दिखाया, मैंने एक्चुअली फिल्म याद नहीं ढंग से, मगर सैफ शायद रेप करता है या उनका कैरेक्टर रेप करता है। अच्छा। प्रीति जिंटा का ऐसा कुछ है, और मुझे समझ नहीं आया था मैं ऐसा ये क्यों कर रहा है। मैं वहाँ अटका पड़ा था लॉजिक में। अच्छा। बाद में याद आया कि हिंदी फिल्मों में नहीं लगाना चाहिए। बेहतर यही है कि बंद कर दो। तो हुआ क्या कि वो 5 फिल्म का मेरा ऑफर खत्म हो गया। मैंने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया, उनके साथ किया। और चाइना गेट में कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम है बिटवीन द क्रिएटिव एंड द हीरोइन वगैरह, कुछ इशू हुआ, मेरा 70% रोल कट गया। तो फिर हम ऊपर वाले की तरफ, यार कमाल करता है, फिल्म भी दी तूने मेरे को। और उस समय चाइना गेट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर मेड, 1998। फिर उसके बाद जस्सी आता है, जहाँ से लोगों को आप बड़ा संघर्ष था, बड़ा हार्ट अटैक था उसमें, बड़ा उसके बाद क्या क्या हुआ?
जस्सी का क्या हुआ कि जस्सी से पहले बागबान बागबान, सॉरी, हाँ मैं बागबान मिस कर रहा हूँ। हाँ, वो माइलस्टोन था बहुत बड़ा, हाँ, वो मिस्टर बच्चन के साथ कैमरा फेस करना। एक्चुअली यू नो जो मैंने सीखा लाइफ में, ये माइलस्टोन बन जाते हैं। अभी सोचा नहीं था, मैं तो सोचा था कि चाइना गेट माइलस्टोन बनेगा। हाँ, तो वो एनीवे व्हाटएवर सो मगर लकली चाइना गेट से ये हुआ था, किसी ने मेरी बुराई नहीं की थी, ये नहीं कहा था कि एक्टर अच्छा नहीं है। सबने बोला था, नसीर जी ने खुद कहा, समीर यू गुड। मैंने कहा सर यू बीइंग नाइस टू मी। कहते समीर आई डोंट नीड टू बी नाइस टू यू। वो मुझे, मैं बहुत मानता हूँ उनको और ओमपुरी को। पहली शॉट लेने से पहले मैंने सबके पैर छुए उनके, भगवान। तो हाँ, तो बागबान, तो उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, एक छोटी फिल्म थी जिसका नाम था डांस लाइक अ मैन, जो पैमला रुक्स ने डायरेक्ट की थी और पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर उसमें हीरोइन थी और मैं ही उनके साथ था, साथ में शोभना भी थी। ओके। इट वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल अवार्ड बेस्ट इंग्लिश फिल्म ऑफ द ईयर। बड़ी तारीफ मिली, काम कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अब किस्मत यही है, अब क्या करेंगे अभी। उस समय मेरे को फिर ये बागबान का आया, तो मुझे बुलाया रवि जी ने, तो मुझे नरेशन दी। मैं सोच रहा नरेशन तो सुन ली मैंने, तो पहले सर 2 मिनट सोचता हूँ। मैं ऑनेस्टली दिल में सोचता था, यार क्या रोल दे रहा हूँ यार। सारे 4 निकम्मे लड़के, उनमें से कोई भी निकम्मा लड़का ऐसा करता कौन है। और मैं तो हीरो बनने आया हूँ, आप लोग जबरदस्ती मेरे को विलन बना रहे हो यार, और कोई लेना नहीं देना नहीं, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो मैं तो उसी में था, तो मैं घर चला गया। मैं कहा हाँ सर, हाँ सर। तो मैं कहा सर, उनके एडी का फ़ोन आया कि रवि सर इज़ वेरी कीन यू डू द रोल। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं करना, विलन बना रहे हो खाम खा ऐसे ही क्या। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार तू छोटी फिल्म करता है, डांस लाइक अ मैन, नेशनल अवार्ड मिल जाता है, कोई देखता नहीं है। बड़ी फिल्म तू करेगा नहीं, तो क्या करेगा। मैंने कहा चुपचाप। फिर मैं रवि जी के पास गया, सॉरी सर बट मेरा एक कंडीशन है, मुझे वो रोल दिया जाए जिसमें मैक्सिमम सीन अमित जी के साथ हो, ये मेरा कंडीशन था। हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। सो हो गया जी। तो हमने अपने भगवान से, ये जो किस्सा ऐसा कहेंगे, किस्सा भगवान का, कि मैंने अपने भगवान से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आया था अमेरिका छोड़ के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़ के हीरो बनने। हीरो क्या बना, पहली पिक्चर में 3/4 रोल ही कट गया। वो कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भगवान कहता है तू हीरो मत बन, चुपचाप तू नेगेटिव बन, विलन। विलन लोग भी तो पैसा कमाते हैं, नाम होता है, कितना बड़ा इज्जत है, प्रांत साहब, विलन बनो तुम। तो जी फिल्म सुपर डुपर हिट है। 3 महीने तक मेरा फोन एक बार नहीं बजा। उसके बाद भी? उसके बाद। तो मैंने कहा भाई, तो उन दिनों मैं, और सच्ची बात है, मैं बीच के पास मेरा घर था, ले रहा, मतलब पेइंग गेस्ट था मैं, नहीं रेंट कर रखा, सॉरी बोला। तो मैं बीच पे जाता था शाम को और रोता था। मैं कहता ऊपर वाले तेरे को चाहिए क्या यार, तो सब कुछ छोड़ के आया हो, अगर हीरो नहीं बनाना ना बना, ठीक है, या तो और मेरे में ऐप निकाल दे कि देख तेरे को आती नहीं एक्टिंग, बस कर, निकल जाए यहाँ से। अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया मैंने कि विलन बनने को तैयार हूँ, उसमें काम नहीं मिल रहा मेरे को, तो अब मैं क्या करूँ। उस समय मेरे को टीवी के बड़े ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। माउथफुल ऑफ स्काई के बाद, मगर वो ज़माना ये था कि उस समय ना, हम जो फिल्म एक्टर थे ना, हम ऊपर से टपके हुए थे। तो हम जरा टीवी वालों को यूँ देखते थे, टीवी एक्टर है, छोड़ना यार, वो टैग लग जाएगा। हाँ, टैग लग जाएगा। और अब टीवी सिर्फ फ्लॉप एक्टर्स करते हैं, क्लियर हमारे को मालूम था, और हम वो तैयार नहीं थे मानने के लिए कि हम फ्लॉप एक्टर हैं अभी। हमने कहा टीवी वीवी नहीं करना हमारे को, इतना कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कर लेंगे, हीरो बनने आए थे, विलन बन गए, विलन के बाद तुम टीवी भी करवाओगे हमारे साथ। आज अलग बात है, आजकल टीवी बड़े बड़े एक्टर्स बोलते हैं भाई टीवी में काम दे दो यार हमारे को। तो फिर मेरे को मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ मैं, भगवान कह रहा है बेटा तू ना हीरो बनेगा, तू ना विलन बनेगा, तू टीवी एक्टर बनेगा। उसकी कहानी है भाई, मेरी कहानी नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा जो ऑफर आएगा मैं हाँ बोल दूंगा। टीवी में था, देखता नहीं था। एक किसी ने बोला जी एक 7 दिन का गेस्ट अपीयरेंस है। उन दिनों मम्मी डैडी आए हुए थे मेरे दिल्ली से। अच्छा। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस तरह उदास देखे, होता है ना यार, उनको ज़्यादा दुख होता है। तो मैं कहा यार अब क्या करें, 7-8 दिन का है। मैं कहा चलो यहाँ से चला ही जाऊँगा, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा, ये वो ये। तो उन्होंने रोल बताया मेरे को हल्का सा। मैं कहा यार रोल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं अपने दोस्तों से मिला उस रात, बोले तू कहाँ जा रहा है। मैंने कहा यार यहाँ अलीबाग जा रहा हूँ शूटिंग के लिए।
तो वो बोला क्या है, मैंने कहा यार पता नहीं कोई प्रोजेक्ट्स है, वो 7 दिन का है, कैमियो है मेरा, गेस्ट अपीयरेंस है, ठीक है। कहते कौन सा शो है, मैंने कहा वो आता है ना वो ब्रेसेस पहनती है लड़की एक सी, कहते जस्सी जैसी, हाँ। कहता है भाई वो इंडिया का नंबर 1 शो है। अरे क्या बोल रहा है, हाँ हम तो फिल्म वाले थे, हमें तो अक्ल ही नहीं है कुछ। कहा अच्छा, चलो ठीक है, भगवान कुछ तो कर रहा है अभी। तो फिर वो मैंने शो किया 7-8 दिन का, मगर वो ऐसा पॉपुलर हुआ कि 1 साल तक मैंने वो शो किया। तो ऊपर वाला कैसे कब क्यों ले जाता, क्या अब कहने की बात है कि उससे पहले मैं कोई और शो कर लेता तो मैं जस्सी नहीं कर पाता। और आज भी 15-20 साल बाद भी हम जस्सी की बात कर रहे हैं। अभी तक मेरी मदर इन लॉ ने कहा था, नीलम की मदर ने कहा था कि यार कोई अपने को लड़का मिले तो ऐसा लड़का मिले। ये सच्ची बात है, उनको बोलता हूँ मैं, कहा अब मुझे मत बोलना कि गलती हो गई। आपने कहा था कि ऐसा लड़का मिलना, खुद आ गया मैं। सो दैट वाज जस्ट यार। समीर, जितना मैं आपको एज अ पर्सन जानता हूँ, आप एक उस तरह के इंसान हैं जो पढ़ने लिखने में यकीन करते हैं, आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, और आप वो वाले नहीं हैं जो फिल्मी पार्टीज़ में जाकर हो हल्ला करें। आपका एक अलग जॉनर है, मतलब विद इन बॉलीवुड आपका एक अलग जॉनर है। आपने बुक भी लिखी है, आपने फिल्म भी बनाई है। कैसे सरवाइव कर पाते हैं आप इस दुनिया में, ये जो फिल्मी दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शायद उस तरह के आप नहीं हैं जो बहुत फिल्मी हो। देखिए हमने बहुत अच्छी बात की कि आप कैसे सरवाइव करते हैं इस दुनिया में। अब सवाल उठता है ये दुनिया कौन सी वाली दुनिया को आप रेफर कर रहे हैं? मैं उस दुनिया को रेफर कर रहा हूँ जहाँ पार्टीज़ में जाना होता है, जहाँ नेटवर्किंग के लिए आपको उस फिल्मी माहौल में रहना होता है। तो उसका आंसर मेरी तरफ से बहुत सिंपल है कि वो मेरी दुनिया नहीं है। पर आपका काम उससे जुड़ा हुआ है। काम जुड़ा हुआ है। और जो मैंने मैनेजर है मेरा, उनसे बड़ा मैनेजर हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये मैं चाइना गेट कर रहा था, तो कोई एक सीन था जिसमें मैं कुछ सीन खत्म होगा, तो मुझे लगा कि मेरे कैरेक्टर को उस सीन में एग्जिट लेना चाहिए। तो मैं राजी के पास गया, मैंने कहा सर इस सीन में तो मुझे एग्जिट लेना चाहिए था क्योंकि अगले सीन में मेरी एंट्री हो रही है। अब दिमाग लगाना गलत बात है, बुरी बात है। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, दिमाग घर छोड़ के आओ, नहीं तो कुछ और करो। तो मैंने राजी को बोला कि राजी ने रियलाइज़ किया, कहा यार इस साला बच्चा तो अच्छा बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। उन्होंने 1-2 बार तो फटकार लगाई मेरे को, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, फिर शूट किया। तो उन्होंने फटकार लगाई तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि मैं तो बड़ा सिंसियर बन रहा था, मुझे फटकार ऐसे ही पड़ गई। बच्चे होते हैं ना कई बार, पहली फिल्म थी तो ज़्यादा इमोशंस थे मेरे में। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गया, मैं कहा मेरे को फिल्म नहीं करनी। मतलब 2 हफ्ते कर ली है शूटिंग हमने, मैं कहने फिल्म करनी। क्या मतलब, कहते मैं जा रहा हूँ मैं। तो कहते समीर क्या बात कर रहा हूँ, आँखों से आंसू निकल टपक रहे हैं यार, मेरे को डांट पड़ गई, चाहे पापा डांटते ना। मैं नहीं करनी फिल्म। कहते क्यों? मैं कहा देख, और मैं ऑनेस्टली भगवान से, मतलब कई बार मुँह से कुछ निकल जाता है ना, तो मैं कहा देखो अगर मेरी किस्मत में लिखा है ना स्टार बनना, तो तुम लोग रोक नहीं सकते हो, और अगर किस्मत में लिखा है नहीं बनूंगा तो तुम बना नहीं सकते हो। हाँ। तो मेरा सर तुम्हारे सामने तो कभी नहीं झुकेगा। तब का दिन है, अब का दिन है, नहीं झुकता है। सर नहीं झुकता है, प्यार से कर लो कुछ भी। तो ऐसे ही है, तो नेचुरली मेरा सर्वाइवल यही होता है कि मैं जो भी काम करता हूँ, छोटे से छोटा, मतलब मैं अपना 1000% देता हूँ, 1000%, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा PR स्किल 0 है। लोगों से मिलना जुलना, अगर वो मिलेगा मेरे को काम, अगर देना भी होगा तो नहीं देगा, बोले यार इस अड़ियल से कौन काम करेगा यार, इधर ऐसा है, पता नहीं क्या इंप्रेशन ले लेगा। तो जो भी मेरे पास रहता गया वो एक काम है। तो वो काम के प्रति जितनी मेरी डेडिकेशन है, औरों की भी होगी, मगर मेरी तरफ से 2000, तो एग्जाम्पल देने के लिए कि मैंने चाइना गेट पर अपनी पहली फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम के लिए मैंने 16 पेज के नोट्स बनाए थे। 16 पेज के नोट्स अकॉर्डिंग टू सीन का मूड क्या है। अगर रोमांटिक हल्का सा होगा तो मैं ब्राइट कलर्स पहनूंगा, अगर थोड़ा डार्क सीरियस है, वो गुंडा एक्शन वाला है, डार्क कलर्स में आ जाऊंगा, वो पहनूंगा। सीन दिन में शूट हो रहा है कि नाइट में शूट हो रहा है, क्योंकि अगर ये सीन दिन में शूट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहनेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो अगर रात को सीन शूट हो रहा है तो रात में हम येलो लाइट यूज़ कर रहे हैं कि वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट लाइट में डिफरेंट लगते हैं। मेरे 16 पेज के नोट्स थे, तो मेरी ये डेडिकेशन थी।
जब मैं ऐड करता था, आई थिंक हर एक ऐड में मैं रोया हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सबको छोड़ के आया हूँ। हर एक फ्रेम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मैजिक। और जो डायरेक्टर काम कर रहा है उसका अपना कॉन्स्टेंट है, उसको बजट देखना है, उसको ये देखना, उसको ये नहीं देखना कि ये लड़का बैठ के मैजिक करने वाला है। किसी को नहीं पड़ी इतनी, बिकॉज इन द एंड इट्स अ बिजनेस, इन द एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। मगर मेरा इस टाइप का फतूर था, तो मुझे जब भी कोई नॉर्मल चीज़ करता था, फॉर मी, मैं बोलता था, मैं यार समीर दिस गुड ना, मैं यार गुड इज नॉट गुड इनफ। गुड में तुमने गुड कर लिया तो क्या उखाड़ लिया तुमने? अगर सीन है जिसमें आप नाराज होते हैं और आपने नाराजगी दिखा दी, तो ऐसा क्या कर लिया आपने? कुछ ऐसा करके दिखाओ कि 20 साल बाद भी बंदा बोले यार वो किया था, वो एक्सप्रेशन कैसे किया हुआ। सो माई कमिटमेंट टू माई वर्क, जैसे कितने 27 ईयर्स हो गए, मोबाइल फोन्स को तो शायद 20 साल हो गए, कम हुए होंगे। मैं कभी भी सेट पे मोबाइल नहीं ले जाता हूँ। ओके, कभी नहीं। इलस्ट्रेट में वैनिटी वैन कभी नहीं। तब से लेकर अब तक अपना बैग खुद उठा के ले जाता हूँ। हम आपसे बिग बॉस पर बात करेंगे, लेकिन बिग बॉस से पहले मैं जानना चाहूंगा क्या सोचे थे आप? जब बिग बॉस का ऑफर आपको किसी ने किया, क्योंकि जिस तरह का पर्सोना मुझे पता है आपका, तो आप शायद बिग बॉस के लिए मिसफिट रहे होंगे, जो उनके दिमाग में कोई मसाला देगा, कोई चीख चिल्लाहट करेगा, तोड़ेगा कुछ। एग्जैक्टली। तो वो कैसे हुआ कि बिग बॉस कैसे ऑफर हुआ, कैसे एक्सेप्ट हुआ? हुआ क्या बिग बॉस का कि मैं सीजन 4 में गया था, आई थिंक, इफ नॉट रॉन्ग, सीजन 3 या 4। तो जब पहला सीजन आया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तब मुझे मालूम ही नहीं था कि बिग बॉस होता क्या है। तो पहला सीजन देखा, मैंने कहा अरे पागल है, इसमें थोड़ा जाना है, जितनी बच्ची इज्जत है वो भी खराब हो जाएगी। तो नहीं, अगले साल फिर फोन आया और मेरे को, सर, और बिग बॉस सब जानते हैं कि आपको पहले इनिशियल पेमेंट मिलती है, पर वीक आप जितना लास्ट करते हैं उतना आपको पैसा मिलता है। तो देयर इज मॉनेटरी गेन होता है, ये नहीं है किसी ने आपको जबरदस्ती करवा रहे हैं। और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का दिमाग तो चल ही रहा था कि वो तो मतलब मैंने कहा अच्छा बैठने के पैसे मिलेंगे, अच्छा। अब हो रहा है कि ईगो का कि यार मगर ऐसा काम करें क्या। तो सेकंड सीजन फिर मना कर दिया, थर्ड सीजन फिर फोन आ गया। मेरे को हमेशा डर लगता था कि यार लोग क्या बोलेंगे, क्या मतलब, विच इज अब जाके वो डर थोड़ा कम हुआ मेरा। पहले यार होता नहीं, क्या कहेंगे यार, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया था, बिकॉज मैं अमेरिका में अच्छा खासा पैसे कमा चुका था। उसमें से नहीं थे कि पैसे कमाने हैं, हीरो बनना है। करेक्ट। और मेरी फैमिली भी, वे फ्रॉम वेल फैमिली, ये नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है हम लोग, अपर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर लूँगा, ये नहीं है। तो फिर थर्ड सीजन भी ऐसे निकल गया, फिर फोर्थ सीजन आ रहा था, और फोर्थ सीजन में नीलम कोठारी करके एक महिला मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। तो हम दोनों डेट कर रहे थे, और हम तो सोच रहे थे कि शादी कब करेंगे, ये बात चल रही थी। तो ये बात हमें याद है सितंबर की। तो हम सोचे थे, हम एक दूसरे को आई थिंक 3-4 साल से जानते थे, तो हम सोचे थे यार दिसंबर में शायद शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा, वो घर आई हुई थी मेरे, तो मैंने कहा हाँ नीलम यार एक फ़ोन आया था, तो वो तो नहीं आई है, नहीं। तो मतलब किसका? कहते हैं बिग बॉस। मैंने कहा बिग बॉस कहते, दे वांट मी टू डू बिग बॉस। तो उन्होंने ऐसे बोला, सो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई डोंट यू डू इट। मैंने कहा यार, एंड शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव, वो बहुत केयरफुल रहती हैं। मैंने कहा यार ये बोल रही है कर लेगा, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, फिर कुछ मैं ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, मैंने कहा यार वो कुछ ऐसी चीज़ तो करवा नहीं सकते जो आप करना नहीं चाहते। बिल्कुल। वो ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते गाली दो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कुछ तोड़ो, ज़बरदस्ती कोई बदतमीजी नहीं करवा सकते, बस सिचुएशन बना सकते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हो आप पे, आपके ऊपर है। तो मैंने कहा तुझमें इतना कॉन्फिडेंस है कि तो अपने आपको अच्छी तरह कंडक्ट कर लेगा। क्योंकि एंड में मेरे को सिर्फ एक ही थी, लोग बोलते हैं ना जीतना हारना, मैं ये देखा था कि मम्मी देखेंगी, डैडी देखेंगे, फिर मेरे पड़ोसी देखेंगे, मेरी होने वाली मतलब मंगेतर देखेगी, उसके पेरेंट्स देखेंगे। मैं 6 लोगों का सोच रहा था, बाकी होता तो मैंने कहा यार तुम क्या सोचोगे, क्या बोलूँगा। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा आदमी तो वैसे भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ इतना कॉन्फिडेंस तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते काट लेंगे, दिसंबर में शादी सोच ही रहे हैं हम लोग, सितंबर हो गया है, तो 2-3 हफ्ते काट के आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो। फिर नीलम आई तो बोला हाँ क्या हो उसका, मैंने कहा हाँ कर दी।
हाँ कर दी तूने, अब उनकी जान निकल गई। अरे यार मैंने तो ऐसे ही बोला था। तो फिर जाके बिग बॉस में फिर इट वाज, मतलब मेरे लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज मतलब क्या बोले, इन द सेंस कि हंसी भी आ रही थी मेरे को करते करते, और क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको होना कि ना आपके पास घड़ी है, आपको अब मुझे मालूम नहीं अब क्या है, ना टाइम है, टाइम का पता नहीं है आपको, 13 लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, फिर कुछ पढ़ने को नहीं है, कुछ टेलीविज़न नहीं है, कुछ सुनने को नहीं है। ये तजुर्बा आपको आई थिंक जेल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जेल में भी घड़ी तो होती होगी, घड़ी तो होती है, आप करेक्ट टाइम पे उठा रहे हैं, हाँ। और आपको मतलब खाना भी खुद बनाना है। तो मैंने कहा यार ठीक है कर लेते, 3-4 हफ्ते निकल जाएंगे अपना। तो ये सोच के मैंने कहा यार इतना बदतमीज इंसान तो मैं नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कैमरा के लिए या कुछ है। सो बिग बॉस ने कुछ कंट्रीब्यूट किया आपके करियर में या पर्सोना में? उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता, क्योंकि कि अब ये कई लोग समझते नहीं है, पहले समझते होंगे शायद, मैं अपने आप को ज़्यादा, कि जो एक्चुअल जो बैटल होती है या जो टकराव होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो जो लोग बिग बॉस में हैं उनके बीच में नहीं होता। वो जो कठपुतलियों को नचा रहे होते हैं क्रिएटिव्स, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं, उन पे होता है। अब मुझे लगा जब पहला हफ्ता आया तो मुझे ज़बरदस्ती कभी किसी लड़की के साथ भेज दिया जाए, कभी किसी लड़की के साथ, ये मतलब समय ये टास्क करो, वो टास्क करो, यार ये क्या कर रहे हैं लोग। तो मैंने पहले हफ्ते बोल दिया, मैंने देखो भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी शादी होने वाली, नाम नहीं लगा, खत्म। उसके बाद उन्होंने कभी लिंक करने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा यार छोड़ो इसको क्या बोलेंगे। तो एंड देन वो डॉली बिंद्रा का पूरा जो इंसिडेंट, तो मेरे लिए इट वाज द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इट ब्रॉट आउट द बेस्ट इन मी, बिकॉज मैं कैमरे के लिए कुछ नहीं कर रहा था, जैसे आई थिंक वाज प्रीटी ऑब्वियस, एंड लोग आज भी वॉचमैन भी बोलते सर आपके लिए हमने वोट किया था, तो वो सुनता हूँ मैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक, हालांकि लोग जो निकलते हैं तो उल्टा रिएक्शन होता है मेरे को, आई थिंक इट जस्ट टुक मी टू अ नेक्स्ट लेवल एज अ पर्सन, क्योंकि लोगों ने पहली बार समीर सोनी एज अ ह्यूमन बीइंग देखा कि सिंपल आदमी है, ऐसा कुछ पागल नहीं है, बहुत ज़्यादा पागल नहीं है। मैंने भी जितने लोगों से इंटरेक्ट किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि आप वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन हैं, क्योंकि आप जो फील करते हैं वो बोलते हैं, मतलब वो प्लास्टिक नहीं है कि कुछ बोलना है कुछ करना है। समीर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स रही हैं, आपने सब तरह के रिश्तों से होकर आप गुजरे हैं, आपके अपने खट्टे मीठे अनुभव रहे, और आप एक टाइम था जब आप थोड़ा डिप्रेशन में भी गए। आज के टाइम में अगर कोई रिलेशनशिप को लेकर आपसे एडवाइस मांगता है तो आप क्या देंगे? मैं सवाल पूछता हूँ। लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं देर से करनी चाहिए। कुछ समय पहले सैफ अली खान का एक स्टेटमेंट था कि लाइफ में शादी करनी है तो 40 के बाद करो, पहले मत करो। कुछ लोग कहते हैं लिव इन में रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और आजकल टाइम बहुत चेंज हो रहा है, और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। आप क्या कहेंगे स्पेसिफिकली शादी को लेकर? शादी को लेकर, रिलेशनशिप? आई थिंक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ एज अ कंपैरिजन, कि आप जब सपोजिंग एक एज सिंपल चीज़ एज अ कार, आप कार खरीदते हैं, आप पहले पता करते हैं भाई इसकी माइलेज कैसी है, कहाँ की बनी है, क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या फास्ट कार चाहते हैं या आपको चाहिए जिसकी माइलेज अच्छी रहे या कोई दिखने में अच्छी है। तो अगर एक इंसान एक गाड़ी के लिए जो कभी 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, इतना सोचता है, तो अगर जीवन साथी अगर चॉइस कर रहे हो तो ये एक चीज़ जिसे हम प्यार कहते हैं वो इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप अगर आज प्यार करते हैं तो हो सकता है एक हफ्ते बाद उसी से नफरत भी करेंगे। तो मेरा राय सिर्फ इतनी रहती है कि नो व्हाट यू नीड। ये कि रात दिन में तारे तारे नजर आ गए, ये सारे वो सब वापस नीचे भी आ जाएंगे। तो जहाँ तक सैफ का कहना है कि 40 के बाद में कई लोगों को 40 तक उम्र वो अक्ल नहीं आती है, कईयों को 10 में आ जाती है। सो यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे मेरे वेदर रिलेशनशिप हो, वेदर प्रोफेशन हो, कुछ भी चीज हो दुनिया में, यू हैव टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। तुम कौन हो, तुम्हारी क्या कमजोरियां हैं, तुम्हें क्या किस चीज की जरूरत है, बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी,
मुझे साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी होगा अगर सोचूंगा बहुत वहाँ शोर होने वाला है, मैं दूर रहूँगा। तो पार्टीज में नहीं जाते हैं आप? पार्टीज बहुत, मतलब 6 महीने में एक। करण जौहर कैसे आए, शाहरुख खान कैसे आए, कोई बड़ा नाम, आप मना कर देते हैं? मना क्या करना है इसमें, मैं पहुंचता ही Respond नहीं करते। और ऐसी बात भी नहीं कि शाहरुख कुछ नहीं कर रहा, हाँ समीर यार देख तू पार्टी में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। वो तो नॉर्मल जो व्हाट्सएप आपको मैसेज आता है कि समीर विल बी नाइस टू सी यू, और वैसा आएगा। तो पहले शादी के आई थिंक कुछ 3-4 साल बाद तो मैंने बहुत कोशिश की, हर एक पार्टी में जाता था, मैंने नहीं यार अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा। फिर नोटिस करने लगा यार मेरे होने ना होने से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, किसी को कोई फर्क पड़ नहीं पड़ रहा है। और उल्टा यही हो रहा है, मैं ही देख रहा हूँ कि यार भी घर जाके न्यूज़ देखनी है मेरे को भी। तो फिर मैंने आहिस्ता 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 कम कर दिया। अब लोगों ने एक्सपेक्ट करना ही, मतलब आपने मेंशन किया न्यूज़ देखनी है मुझे, तो मैं इस पर आ ही रहा था। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि आप कभी ना कभी कैमरे के सामने जाकर जो भी रोल पोर्ट्रे करते हैं उसके लिए आपका बहुत पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। पढ़ा इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ बुक्स, अवेयर हो आप क्या चल रहा है। किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं? मोस्टली नॉन फिक्शनल। मुझे फिक्शन, बिकॉज अगर आप एक्टिंग भी देखते हैं, इनफैक्ट मैं फिल्म्स देखना भी बहुत कम कर दिया है कि बिकॉज होता क्या है कि जैसे एक दौर था कि मैंने बीच में हिंदी फिल्म्स देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा। स्पेसिफिकली हिंदी फिल्म्स। उसका रीज़न ये था, जैसे अगर आपको कोई सीन है जिसमें आपको ड्रंक की एक्टिंग करनी है, अब शायद टाइम ज़माना बदल गया है, 90s की बात कर लें, 2000s की बात कर लें, 2010 की भी बात कर लें, जब भी किसी एक्टर को कोई ड्रंक की एक्टिंग करनी होती है उसमें कहीं ना कहीं अमित जी की झलक आ जाती है। हाँ। बिकॉज वो इस्टेब्लिश हो गया एक, यस। जिसका ओरिजिनलिटी से जो आप फिल्म देखते हैं दैट इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ रियलिटी। ये फोटो कॉपी है। अगर आप फोटो कॉपी से सीखेंगे तो जो आप करेंगे दैट विल बी सेकंड या थर्ड फोटो कॉपी। तो ओरिजिनलिटी कहां से लाएंगे आप? तो मैं ट्राई करता हूं, अवॉइड करता हूं कि नहीं यार मेरे को फिक्शन नहीं देखनी है। वो पहले हिंदी इसलिए बिकॉज डायरेक्टली लिंक्ड है हिंदी, इंग्लिश फिल्म स्टिल थोड़ा दूर रहती हैं। अब वो भी कम हो गया। अब जैसे कई नेटफ्लिक्स है जो भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसमें कई क्राइम के हैं शोज जिसमें जो एक्चुअल क्रिमिनल है, मैं शो का नाम में बोल देता हूँ, डायरीज ऑफ टेड बंडी डायरीज, जिसमें एक्चुअल उस इंसान ने 40 या 50 खून किए थे एंड उसकी एक्चुअल इंटरव्यूज हैं। तो वो मुझे बहुत एक्साइट करता है बिकॉज आई कैन स्टडी कि अगर मुझे कभी कल कोई रोल प्ले करना पड़े जिसमें ऐसा बंदा इंसान हो जो इस पागलपन तक हो कि 50-60 आदमियों का खून कर सका है और बिल्कुल नॉर्मली बात करता है शर्ट टाई पहन के, तो वो आई विल लर्न मोर फ्रॉम वॉचिंग द एक्चुअल पर्सन। या अगर आप कहीं ऑटो में जा रहे हैं या आप किसी में जा रहे हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आपको फिल्म्स वगैरह में ठीक है। और एंड ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक है, एक आपका दिमाग चलता रहता है। हाँ। कि आप ये सोचते थे यार ये क्यों किया, अच्छा ये क्यों किया, अच्छा इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 3.5 घंटे की फिल्म क्यों बनानी थी, ये चीज़ तो 2 घंटे में बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर गुस्सा यार अल्टीमेटली होता है कि यार क्या 400 करोड़ खर्च के यही बनाया, ये तो कोई भी बना तो अपना बायस आ जाता है। तो ये जितने एक्टर्स होते हैं क्या सब नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, या होना पड़ता है, ये डिमांड है इस प्रोफेशन की? दो नार्सिसिज्म के आई थिंक एक दो डिफरेंट मीनिंग है। एक होता है मीनिंग कि मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, यू थिंक यू आर सुपीरियर, बी ऑल एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। वो फॉरगेट एक्टर, दैट इज अ डिसऑर्डर। किसी इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। कोई भी एक्सक्यूज ले लो आप कि नहीं मैं तो एक्टर हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, नहीं जी सॉरी, आप एज अ इंसानी तौर आप में प्रॉब्लम है, आपको एक साइकाइट्रिस्ट को जाना चाहिए और ये ठीक करना चाहिए आपको। बट टू बी सेल्फ अवेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ डू आई रिएक्ट टू सर्टन थिंग्स। अगर हम स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं हम एक्टिंग की, एक्टिंग इज सिंपल कि अगर एक्टिंग यहां नहीं है, अगर इमोशन यहां नहीं है तो यहां तो आएगा ही नहीं। जो आपने महसूस कभी जिंदगी में किया ही ना हो वो आप फेस पे ला ही नहीं सकते। आप शक्ल बना सकते हैं, आप एप कर सकते हैं, बंदर जैसे देख के छिलके को करता है, आप सेकंड कॉपी देख के बना सकते हैं। मगर अगर आप ट्रू एक्टिंग करना चाहते हैं तो अगर यहां नहीं है
तो यहाँ नहीं आएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब ये सवाल है कि भाई यहाँ तो आ गया, हम सब ने दुख देखा है, दर्द देखा है, डेथ देखी है, ये देखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ देखा है, मगर अब उसको यहां पर कैसे लाए? दैट इज द स्किल, दैट इज वेयर यू कम फ्रॉम, कि यार व्हाट डज इट टेक मी, व्हाट इज माई प्रोसेस ऑफ गेटिंग माई इमोशन ऑन टू माई फेस और फॉर दैट सीन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू इज कि अगर मैं कोई सीन कर रहा हूँ, मैं अगर सीरियस सीन है, मैं सेल्फिश हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा सेट पे, मैं नहीं बात करता हूँ, मेरे चेहरे से पता लग जाता दूसरा भी यार ये बात नहीं करना चाहता, दूर रहो उससे, कुर्सी लेके क्यों मैं कैरेक्टर से बाहर निकलूँगा, आपसे गप्पे मारूंगा, फिर कैरेक्टर में घुसूंगा, फिर करेंगे, फिर डायरेक्टर कट बोलेगा। तो दैट इज योर प्रोसेस and that is what I follow and that's what I believe in. So the whole thing ki you have to be self-aware, but to an extent self-absorbed, because this is the product you're selling. अब एंड में अगर मैं बाहर जाऊंगा, वही बोलेगा हाँ यार थोड़ा मोटा नहीं लग रहा। हाँ भाई, अब तो दिस इज माई प्रोफेशन, मैं उसको भी गाली नहीं दे सकता कि यार अब 20 साल में थोड़ा तो लगने जाऊंगा ना मेरे को। तो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मगर बट टू थिंक यू आर बी ऑल एंड ऑल एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड यू। समीर, हम आपके वापस पर्सोना पर आते हैं और आपने इनफैक्ट मैं सॉरी मैं कह रहा हूँ कि एंड आई पर्सनली फील गुड, एंड दिस इज अ वेरी टॉल क्लेम आई एम मेकिंग, वेरी ऑफन गुड सेंसिटिव पीपल मेक द बेस्ट एक्टर्स, वेरी ऑफन, क्योंकि आपको वही दिखाना है। अब आप फील नहीं किया है आपने, तो आपने आपके ऊपर कभी गर्म चाय गिरी नहीं, तो आपको पता ही क्या होगा कि गर्म चाय गिरने पर क्या होता है। इट्स लाइक दैट। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप किसी को धूप में देख रहे हैं, बैठा है बेचारा कुछ लेके, और उसके दुख अगर आप वो महसूस नहीं कर सकते हैं, तो कैसे दिखाएंगे आप? सो यू इस इंडस्ट्री का एक यही बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रडिक्शन है। टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी हाइपर सेंसिटिव, बट टू सर्वाइव यू हैव टू हैव थिक स्किन। एग्जैक्टली, दोनों ऑपोजिट, क्योंकि सब जज करेंगे ना आपको। ये कोई नहीं, अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई आगे नहीं बोलेगा नहीं यार जो तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लग रहा मेरे को। यहाँ तो फट बोल देंगे फिल्म, हाँ यार वो ठीक था मगर यहाँ पर ये था वो था। तो तुमने तो दिल से किया, तो उसको बचाना भी है। तो बेस्ट क्या है, लोगों से दूर रहो, अपना काम करो, अपनी फैमिली में रहो। आपने सेंसिटिव होने की बात की, तो मैं आपकी बुक का जिक्र ज़रूर करूंगा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, और आप शायद अब इसका सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया और इस बुक में क्या है? क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि समीर एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मन में अपने साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं, जितना मैं इनको जानता हूँ, और बहुत कुछ है जो इनके मन में चला करता है। एक अच्छी चीज़ है, एक एक्टर होने के नाते भी और एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते भी, क्योंकि आप जितना कम्युनिकेट विद इन करेंगे उतना निकल कर आएगा। तो इसके पीछे क्या था और इसमें क्या है, और अब जो सेकंड आ रहा है उसमें क्या है? अच्छा, इस किताब का जैसे नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, डायरी ऑफ एन इंट्रोवर्ट, ये मैं एक दौर के थ्रू गुजर रहा था जिसमें आई वाज काफ़ी लो फील कर रहा था। इनिशियल फेज जब फिल्म्स नहीं चल रही थी, मिल नहीं रही थी, ये हो रहा था। पर्सनल आई हैड अ प्रॉब्लम, एक शादी थी मेरी टूट गई थी जिसने मुझे हिला दिया था बिल्कुल ही। हाँ। एंड और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना दर्द क्यों हो रहा था मुझे। मतलब दुनिया ख़त्म नहीं हो गई थी, खाने को रोटी थी, सब जैसा था सब वैसे था, मगर दिल में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। इस तरह का डिप्रेशन बोल लो, मायूसी सोच लो, और मैं समझ नहीं पा रहा था। और अक्सर क्या होता है कि आप जब कुछ समझ नहीं पाते हैं या कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, आप दोस्तों से बात करते हैं, ये है कि यार क्या करें क्या ना करें, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, टीवी देख लिया, चलो। मैं कहा नहीं यार, इस बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इस बार बैठेंगे। तो मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं काम तो करूँगा बट सोशलाइज नहीं करूँगा, मैं टीवी नहीं देखूँगा, ठीक है। आई विल स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। जो थॉट आता है, आए देखे हैं क्या थॉट। और उन दिनों मैं काफ़ी किताबें पढ़ रहा था, जैसे दीपक चोपड़ा की हो गई, ओशो, उनका तो खैर बहुत, जे कृष्णमूर्ति, और सब बुक्स की एक बात करती है साइलेंस का।
कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू लिव विद साइलेंस। और मैं सोचूं मैं यार ऐसा क्या बात है, जब सब बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना। मैंने कहा ठीक है, रोज़ सुबह और रोज़ शाम को मैं 15-20 मिनट सामने घड़ी रख दूंगा, ठीक है, और अगर चाय पीनी है पी लिया, ठीक है, घड़ी को देखूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ 15 मिनट बस। ठीक है, बैठे हो आप, बैठे हो, घड़ी है, 15 मिनट बैठे हो, ठीक है, वैसे भी बैठते हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे कितना डिफिकल्ट होता है जब आपने कभी किया ना हो। हर एक में होता है, अच्छा यार 15 मिनट नहीं हो गई, अच्छा, फिर दिमाग जा रहा है, अच्छा यार दोस्त को फ़ोन भी करना था, हाँ अच्छा वो पिक्चर चल रही है, कितना टाइम हुआ, 13 मिनट हो गया, अच्छा। दिमाग जो भागता है, तब पता, फिर मैंने 15 मिनट से आधा घंटा शुरू किया। फिर मैंने अपने आप को एक चीज़ अलाउ किया, मैंने एक और करता हूँ, जो भी थॉट आ रही है मैं लिखता हूँ, उस समय नहीं, एंड में। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा। तो मैं जितनी भी थॉट्स आती थी कि आप बैठे हैं, और अगर आप नोटिस करें अक्सर आपकी थॉट पास्ट और फ्यूचर में जा देती है। क्या हुआ क्या होगा, क्या हुआ क्या होगा, आज अभी क्या हो रहा है तो सोच ही नहीं रहे। अभी तो सोच रही है जो अपनी घड़ी है थोड़ा तेज चले, खच 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 अटकी पड़ी है। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारी थॉट्स आई, मैं लिखता रहा। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल या 2 साल लिखा। और फिर एक मोमेंट आया जिसमें आई वाज फाइनली एट पीस विद माई सेल्फ। तब वो एक मोमेंट आया कि अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो अच्छा हुआ। तो नॉर्मली वी आर वेरी रिएक्टिव टू आवर थॉट्स। तो आई वाज एबल टू रीच दैट स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, जिसको लोग मेडिटेशन कहते हैं, मगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू से दैट। मगर ये टाइम आ गया था कि अगर आपके दिमाग में एक टाइम पे 100 थॉट्स आती है, अगर आप आज से ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होगा कि 5 थॉट्स आएंगे, फिर कभी आएगा 1-2 सेकंड आएंगे, कोई थॉट है ही नहीं। अब ऐसे बैठे हैं और 2 मिनट बाद आएगा, यार फ्रेश हो गया मैं तो। जिसे बोलते हैं ना, हम जोन में चले जाते हैं एज ए क्रिएटिव। अगर आप लिख रहे हैं, कहीं पता लगा यार क्या निकला यार, वो एक जोन मिल जाता है आपको। टू मी दैट इज थॉटलेसनेस, मेडिटेशन, जो भी करो तो। एंड देन आई केप्ट अ ट्रैक ऑफ ऑल दैट। और वेरी ऑनेस्टली वट एवर आई वॉज फीलिंग, कई बार मैं रो रहा था, कई बार हंस रहा था, कई बार भगवान को ऐसा बोल रहा है तेरी ऐसी की तैसी, मतलब जो गिले शिकवे थे वो मैंने बना के रख दी। एक डायरी थी मेरी। और जब मुझे लगा कि यार ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज। फिर ड्यूरिंग कोविड मुझे अप्रोच किया गया, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत कुछ चल रहा था। तो आई थिंक ओम पब्लिशिंग उन्होंने किया आप एक मेमोइर्स लिखेंगे। मैंने कहा यार मैं कोई शाहरुख खान तो होनी जो है मेमोइर लिखूं कि मेरी पहली फिल्म, मेरी 45वीं फिल्म में ये हुआ, ये सब तो बोल नहीं सकता। मैंने कहा यार मैंने एक डायरी मेंटेन की हुई थी, और जब मैंने वो लिखा था आई न्यू कि उसमें कुछ स्पेशल था। वो स्पेशल चीज़ ये थी, वो दैट वाज ट्रूथ। अगर मैं आज आपसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आप 20 साल पहले या 15 साल पहले जब हुआ तो कैसा फील कर रहे थे, आप उसका शायद 50% 70% पकड़ सकते हैं। बट आई वॉज राइटिंग एज आई वॉज फीलिंग। मैंने कहा मैंने एग्जैक्ट निकल कर आया था। एग्जैक्ट आई रिमेंबर सिचुएशन की मैं लिख रहा था, मैं कहाँ बैठा था और मेरे पेज पे आंसू टपक रहे थे और मैं लिख ही जा रहा था। और कई ऐसी चीज़ें मुझे बचपन पे ले गई, कोई कुछ ले गया। मैं कहा यार क्योंकि हमारे अंदर इतना भरा रहता है, जब तक हम उसको बाहर निकालेंगे नहीं तो हेवीनेस रहती है। हाँ। तो मैंने इन पब्लिशिंग हाउस को मैंने देखो मेमोइर्स तो मैं नहीं करूँगा, मगर ये मैंने लिखा हुआ है विच आई थिंक डिजर्व समथिंग। और उन दिनों आई हैड लॉस्ट अ फ्रेंड। ओके। मैंने कहा ये चीज़ कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बोलेंगे कि यार दे विल रिलेट टू इट। द आइडिया इज कि मेरी डायरी देख के, सो इट हैज़ एक्चुअल पेजेस ऑफ माई डायरी। ओके। और ये अगर आप खोलेंगे इट्स डायरी फॉर्मेट डेट्स। मैंने जानबूझ के साल नहीं लिखे, नहीं तो लोग सोचते रहेंगे अच्छा इस साल में इसका क्या हुआ था। क्योंकि मेरे को एम ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली वो पेजेस हैं। एग्जैक्टली। तो द एम इज नॉट कि आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जाने। आई एम जस्ट अ सोर्स जिससे थ्रू आप अपने बारे में ज़्यादा जाने। और अक्सर क्या होता है कि, और स्पेशली कोविड में मुझे लग रहा था कि बड़े लोग अकेले हो गए थे। यस ट्रू। अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताना पड़ रहा था। अकेलापन, और वैसे भी अकेलापन सा हो रहा था। अकेलापन हो रहा था क्योंकि आप बंधे हुए थे, बाहर नहीं जा सकते, कोई है नहीं, आउटलेट नहीं है आपके पास। तो मैंने कहा आई वॉन्ट देम टू फील दैट यू आर नॉट अलोन। आप जैसे हजारों सैकड़ों लोग हैं
जो वैसे ही फील कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। अगर देखो आप तो हज़ारों सैकड़ों में अकेले, अगर आप एक साथ हो जाएंगे तो अकेलापन तो नहीं रहेगा आपके पास ना। सो द आइडिया वॉज टू टेल पीपल की, और उन दिनों बड़े अब किससे भी रहती, सुशांत की डेथ हुई थी, मेरे एक और फ्रेंड, तो ऐसा नेगेटिव हो रहा था। बिल्कुल। आई थॉट दिस वाज अ गुड वे टू रीच आउट टू पीपल। समीर, हम वापस लौटते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ पर। क्या चल रहा है आजकल, और इस समय जो इंडस्ट्री का सिनेरियो हो गया है, लोग बोल रहे हैं कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, चल नहीं रही हैं, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, साउथ की तरफ लोग भाग रहे हैं, OTT का एक अलग ही माहौल चल रहा है, तो क्या आप देखते हैं एज एन एक्सपीरियंस एक्टर, इस समय क्या फील कर रहे हैं आप? डिफ़िकल्ट टाइम्स है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि अभी एक नॉर्मल सी आई नहीं है। वी हैव गॉन थ्रू 2 phases मेरे हिसाब से। एक तो जब कोविड आया तो आपकी जो थिएटर इंडस्ट्री थी वो तो बंद हो गई, ठीक है, बट आपकी OTT इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही। यस। तो काफ़ी कॉम्पनसेशन डायरेक्शन वहाँ चले गए, काफ़ी एक्टर्स डायरेक्टर्स जिनको काम नहीं मिल रहा था, जो भी था, दे स्टार्टेड डूइंग OTT। फिर OTT बूम करने लगी, एंड परहैप्स वो थोड़ा ओवर हो गया कि हमें सुनने को आ रहा था कि भाई एक एपिसोड का बजट 1 करोड़। अभी प्रॉब्लम ये है, फिल्म आप बना नहीं सकते, थिएटर खुल नहीं रहे हैं, आपको पैसा भी देना है, ये भी करना है, जो भी प्रोड्यूसर्स को करना है, तो कहते चलो ये बनाओ। तो अब ज़्यादा मतलब डिमांड उसकी तरफ चली गई, बट समवेयर अलोंग द लाइन आई थिंक इट ऑल्सो क्रॉस द लाइन, जो बैलेंस होता है, क्योंकि इन दी एंड इट इज़ अ बिजनेस। आप जितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं उतना आपको निकालना भी पड़ेगा। सो आई थिंक उसका अभी करेक्शन हो रहा है कि वेयर डज OTT स्टैंड, कैन आई मेक अ OTT शो इन 10 करोड़ और ओके है, जस्टिफाइबल है, क्योंकि OTT डजंट सी, आई मीन नाम नहीं, अ बिग स्टार और अ पंकज त्रिपाठी हु हिमसेल्फ इज अ बिग स्टार नाउ। यस, ट्रू। तो ये जो असेसमेंट हो रहा है, जजमेंट हो रहा है कि ये क्या बजट ओके है, कि भाई पहले फिल्म का होता था कि पहले, अब अगेन इस साल तो आई मीन आई हैव हर्ड गुड न्यूज़ है, आई होप सबके लिए गुड न्यूज़ हो कि भाई पठान, जवान सब 1000 करोड़, मगर जो नॉर्मल मिडिल क्लास की फिल्म, मिडिल क्लास नहीं कहूँगा, जो स्मॉल बजट फिल्म्स हैं, अगर वो थिएट्रिकली अच्छा चलेंगी तब हम मानेंगे कि इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। बिकॉज यू कैन नॉट टेक, होता है कि भाई जो टॉप 3 स्टार्स हैं वो कैसा परफॉर्म चल गई हैं, बाकी नहीं चल रही, तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है। बट डू यू एग्री, जैसा कहते हैं कि बड़े स्टार्स बहुत ज़्यादा, उनका जो पेमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, उनका लाव लश्कर काफ़ी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, वो इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि फराह खान का स्टेटमेंट आया, करण जौहर का स्टेटमेंट आया, जो मतलब बड़े फिल्म मेकर्स हैं, वो बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं ऐसे कि यार इतना खर्चा होता है बड़े बड़े हीरोज़ को लेने में, और ये हमेशा से कहा जाता रहा है। तो आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने, आपने कुछ देखा होगा? देखेगा तो पता नहीं, मैं सिर्फ करण और फराह को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है खर्चा बहुत होता है तो पैसे भी तो आप ही देते हैं। एग्जैक्टली। आप ये तो कर नहीं सकते कि आप एक बड़े स्टार को लें, उसको साइन करें और बोले 100 करोड़ में साइन किया, फिर बोले यार बड़ा स्टार पैसे बहुत देता है यार। तो कहीं कुछ कमी तो आप में भी है। नहीं तो काम करने के लिए लोग तो 1 करोड़ में भी काम कर लेंगे, 50 लाख में बोल काम कर लेंगे। आप में क्या कमी है? क्योंकि अगर ट्रेंड बिगड़ा है तो बिगाड़ा किसने? जहां पैसा मिल रहा है वहीं पैसा लिया भी जा रहा है। एग्जैक्टली। देने वाले बन रहे हैं ना ऐसे। अब मैं कल सड़क पे खड़ा हो, यार मैं तो 200 करोड़ से कम पैसे में काम नहीं करूंगा, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई देने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो देने वाले हैं, और अगर देने वाले हैं तो जो ले रहा है वो कह रहा है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ये देने को तैयार है, ये सोचता है मेरी वर्थ इतनी है, मैं बोलता हूं मेरी वर्थ इतनी, तो ठीक है। मगर हाँ, एक बात है, उसमें क्या होता है कि आपका वहां पर OTT आ जाता है, उस पर आपका फिल्म पे प्रेशर बहुत पड़ जाता है। अगर वही एक्टर जो आजकल ब्रॉड तो होता ही है कि परसेंटेज ले, कोई कमिट करे यार ये फिल्म अच्छी फिल्म है, मैं इसमें बनाना चाहता हूं, मुझे अपफ्रंट पैसे मत दो, मुझे फिल्म अगर हिट होती है तो इतना परसेंटेज दे दो, तब अब अच्छी क्वालिटी फिल्म्स भी बनेंगी। मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कहना कि फिल्म कितने में बनी है, दैट बिकम्स अ USP। हाँ, अगर ये पूछा जाता है ना कि ये फिल्म बकवास थी, मज़ा नहीं आया, अगर कोई कहता है, तो सीधे उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाते हैं कि देखो इसका कलेक्शन इतना था। तो क्या ये डिफाइन करता है
कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है या लोगों ने पसंद कितना किया। अभी 12th फेल आई थी, वो कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, लेकिन पसंद किया तो 6 महीने तक चल रही थी वो। जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि फिल्म कितने में बनाई या फिल्म ने कितना कमाया, मैं दोनों ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज दोनों एक चीज़, एक तरह के एक सेलिंग पॉइंट्स बन गए। Yes. अगर मैं आपको बताता हूँ कि यार एक फिल्म बन रही है, उसमें रणबीर है, ये है, फलाना है, 100 करोड़ की, तो अच्छा मैं बोल वही फिल्म बन रही है 800 करोड़ की, तो वो बेटा उसमें तो कुछ होगा। तो आपने तो माउंटिंग ऐसा कर दिया। तो जो एक्चुअली नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पर, राइट? वही चीज़ अगर आप सस्ते में बना सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी। इतना करें वो उसका यूनिकनेस बन जाती है। और उसने जितना कमाया वो, अभी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, ठीक है, फर्स्ट किसी को मालूम नहीं कहाँ से आए कहाँ गए, नंबर 1। उसका क्या फिल्म से मतलब वो क्यों बोला जाता है? सिर्फ ये बताने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, कितनी बड़ी फिल्म है। और मेरा मानना यह है कि इंडियन ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, उनको तो मैं एक फिल्म देखने गया था पहले, बहुत साल पुरानी बात है, मैं दोस्तों के साथ, मेरा बहुत बिगनिंग में था कि हर एक फ्राइडे हम जो भी नई फिल्म देखेंगे, शाम का शो देखेंगे, खत्म। तो एक फिल्म आई थी नई, खाली थिएटर, 2 लोग बैठे थे, 2 या ज़्यादा थे, हमारे सामने 2 लोग बैठे थे बेचारे, मतलब लग रहा था कोई ऑटो चलाता होगा, ऐसे लोअर मिडिल क्लास के थे, हम पिक्चर देख रहे हैं, तो कुछ उल्ट पटांग सी चीज़ें हो रही थी, 1-2 चीज़, हाँ लॉजिक को हमने जहाँ कहा सॉरी बाय बाय, तो एक बंदा बोलता भाई क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे क्या क्या कर रहे हैं, दूसरा बोलता है अरे चुप ना, हिंदी फिल्म है, दिमाग बंद करना। तो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि हमारी जनता बेवकूफ़ है, वो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करती है, जनता बोलती है हमारे प्रोड्यूसर बेवकूफ़ हैं, वो सिर्फ यही बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी ने बोला था कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अनपढ़ है, बेवकूफ़ नहीं है। तो कल को तुम दिखा दो कि भैया सीधा किसी ने मुक्का मारा, वो चांद पे पहुंच गया, वो भी बर्दाश्त कर लिया, हाँ चल तू बोलता है, मान लेता तेरी बात। पिछले कुछ टाइम से जो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, आपको लगता है कि उसका असर किस तरह की फिल्में आ रही हैं, किस तरह का सब्जेक्ट आ रहा है, उस पर पड़ता है? एब्सोल्युटली, तो पड़ा 100%। लास्ट 1 ईयर तो वो भी ना कि अब मूवी मेकिंग फिल्म बिजनेस है, ये 2 वर्ड आप अलग नहीं कर सकते। यस। अब किस चीज़ पे आप कितना तवज्जो देना चाहते हैं वो आप पे। इन दी एंड अगर आपने सिर्फ फिल्म बनानी है, सिर्फ आर्ट करना है और घर में बैठ के देखनी है, तो आप कैसी भी फिल्म बना लें, ठीक है। हाँ। मगर अगर आपने इतने करोड़ों की फिल्म बनानी है, डालने हैं उसमें और पैसे भी रिकवर करने हैं, तो आपको सोचना तो पड़ेगा भाई लोग क्या चाहते हैं। हाँ। फिर आप बैठ के गेस करते रहिए। अब हमारी इंडस्ट्री की नोन चीज़ है भेड़ चाल है। यस। जो कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, वो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है कि अगर कोई कंपैरिजन हो 2 चीज़ों का, जो सबसे एक्सट्रीम केस होता है उसको तो हटा देना चाहिए, वो तुक्का हो सकता है। फिर अगर एक क्रिकेटर ने 10 बॉलों में 50 मार दिए, अब ये मैं बोलूँ कि हर बार वो मारता रहेगा, वो तो हटा दो। एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम केसेस को आपको हमारे में होता है कि जो एक्सट्रीम केस है उसी को हम समझते हैं नॉर्म है। अगर एक धार्मिक फिल्म बना गई 100,000 करोड़, तो 50 धार्मिक फिल्म बनेंगी। एक फिल्म बन गई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में वॉर में, वो हिट हो गई, 50 और बनेंगी। तो अगर देखा जाए ऑन एवरेज घाटा ही हो रहा है ना। 50 फिल्में बन रही है, हिट एक हो रही है, 40 फ्लॉप हो रही है तुम्हारी। वो इतना कौन सोचेगा? ये तो सोचेंगे अच्छा एक्टर कौन है, अच्छा वो डेट्स मिल गई, हाँ ठीक है, क्या पैसे मिल रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, साइन कर ले, अरे स्टोरी लिख लेंगे। एक हमारे फ्रेंड है, उसकी फिल्म थी, तो ले गया स्क्रीनिंग के लिए, वो पारसी है, पारसी लोग पसंद है मेरे को, तो बुरा मानना मत, वो थोड़े हटके होते हैं, उनका जो होता है तरीका डिफरेंट होता है। तो उसने अपने अंकल को भी बुलाया, अंकल भी देखने आया। वो अंकल बेचारे अभी थिएटर वाले आदमी थे, वो फिल्म कोई शौक भी नहीं है। तो उन्होंने फिल्म देखी, तो फिल्म खत्म हो गया, हमने दोस्त को बुला रहे यार वेरी नाइस है, क्या फिल्म है, मज़ा आ गया। अब क्या बोले, बेचारा साथ बैठा है, वो भी आस लगाए बैठा है कि कितने का पिक्चर हिट हो गया, इतने पैसे गए, आप सारा सच भी कैसे बोल दे उसके मुंह पे। अब ये भी प्रॉब्लम आ रही है और साथ में बैठा है,
और तूने तो होता है कि आधी पिक्चर के बाद आप सोचना शुरू करते हैं यार इसमें अच्छा क्या बोलूँ यार मैं, फिर बोले हाँ यार लाइटिंग अच्छी थी, हाँ ये बोलते थे, हाँ एडिटिंग ना वो हाँ ये वाला पार्ट अच्छा निकल जाएगा इसका। सच बोला ना जाए, झूठ बोले वैसे शर्म आती है। तो वो हमारे अंकल थे पारसी अंकल हमारे, ईरानी नाम था लास्ट, ईरान के नहीं थे नाम था। तो उन्होंने बहुत चुप, ना भला बोला ना बुरा बोला। तो हम बोले यार अभी तो बोलेंगे, वो अंकल मतलब मामा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला मामा व्हाट डू यू थिंक, चुप रहे। कहते हैं पर एक चीज़ बताओ, जब तुम फिल्म कंप्लीट करते हो रिलीज करने से पहले एक बार चेक करते हो कि तुमने बनाया क्या है? हाँ सोच के एक बार देखते हो कि यार देख लेते हैं, चल ये बना क्या है यार, क्या बन गया? तो ऐसे छाप देते हो उठा के, थिएटर में ऐसे डाल देते हो। हम हंस के भाग रहे, अंकल क्या बोल रहे हो, बेचारे की पिक्चर है, फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। तो ऐसा भी होता है। समीर, आपने भी फिल्म बनाई, एज ए डायरेक्टर भी आपने काम किया, और आप उससे पहले एज एन एक्टर काम कर रहे थे, तो डायरेक्टर बनकर कोई लर्निंग मिली? डायरेक्टर बन के मुझे एक लर्निंग ये बनी कि अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, बहुत गलत। नहीं बट द बिगेस्ट लर्निंग मुझे मिली कि जो डाउट था मेरे अंदर, मुझे हमेशा लोग बोलते आ रहे हैं कि यू शुड डायरेक्ट, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैंने कभी डायरेक्शन सोचा ही नहीं था। मगर एक बार जब की तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे में इतना वो है, टेम्परामेंट है, विजन है। बिकॉज मेन थिंग जो एक डायरेक्टर की होती है अपार्ट फ्रॉम विजन इज मैनेजमेंट, कि आप कैसे इतनी सारे ईगोज को लेके प्यार से फिल्म बना सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एंड बीइंग ट्रू टू योर विजन। तो टू मी इट इज अल्टीमेट क्रिएटिव प्रोसेस बिकॉज ऑल जब आप एक्ट कर रहे होते हैं यू आर ब्रिंगिंग योर क्रिएटिविटी आउट एज अ डायरेक्टर। और कई सीखा मैंने, इतने साल लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा। कई बार होता है आप सेट पे जाएंगे तो डायरेक्टर बोलेगा वो ही इज़ द बॉस, अच्छा ये लाइट यहाँ लगाओ, अच्छा इसको क्या करो, ये क्या करो, एक अहंकार टाइप की, भाई कैप्टन आ गया तुम सुन लो बैठ, ठीक है। अनलेस उससे भी बड़ा एक्टर आ जाए, वो बोले कैमरा कहाँ लगा है वहाँ हटाओ, तो ऐसा भी होता है। बट जैसे मैंने सूरज जी के साथ काम किया, सूरज बजाटे, उनके सेट पे कोई चिल्लाता नहीं, वो हर एक एक्टर के पास जाएंगे और स्क्रिप्ट सुनाएंगे और सीन सुनाएंगे। और मुझे लगा मैंने कहा कितना, उनका एक छोटा सा किस्सा का टाइम है, बता देता हूँ। तो मैं उनके साथ विवाह कर रहा था। हाँ। तो पहला सीन किया, कुछ किया, तो मेरी आदत है एज एन एक्टर जब सीन कर लिया तो आई लुक एट द डायरेक्टर कि सर ठीक है कि ये को टेक करना। तो मैंने सूरज जी से देखा, सर सूरज जी ठीक है सर, अरे बाप रे बाप, अच्छा यार ऐसा कोई खास सीन था नहीं है, मगर बोल रहे तो अच्छा ही काम किया होगा। अगला सीन किया, माइंड ब्लॉक, ठीक है। रात को मॉम से बात करता हूँ अक्सर, मॉम ने बोला कैसी चल रही शूटिंग, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं तो, डायरेक्टर बहुत खुश है मुझे। तो हर बात पे कहता भगवान भला करे, मुझे माँ जैसे होती है, हाँ इसकी निकल जाए किस्मत, ये बन जाए बड़े भाई का रोल करे। तो ठीक है, फिर अगला सीन आया अगले दिन, फिर वही रिएक्शन। उस समय मैंने देखा भी नहीं था उनकी तरफ, मैं क्रॉस कर रहा था और उन्होंने ऐसे ही कर दिया। वो सीन मालूम है क्या था सीन, अगर आपने विवाह याद है अगर आपने, तो जब वो रात को हम एक गाना आता है शाहिद और अमृता के बीच में, वो जो छत पे इंतजार कर रही है और वो नीचे हम सब गद्दे पे बैठे हुए सो रहे हैं और हम शाहिद ऊपर देख रहे हैं अमृता को, ठीक है, और मैं शाहिद के बगल में सो रहा था। तो मैंने कहा सूरज जी ये ज्यादा करके, मगर उससे मैं एक चीज सीखी कि इनकरेजमेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। क्योंकि आप उस समय कैमरा के सामने, आपका मोराल थोड़ा सा भी अगर डाउन हुआ तो वो पूरा सीन डाउन हो जाएगा। अक्सर क्या करते हैं कई डायरेक्टर होते हैं, वो दूसरे को नीचा, मतलब बेसिकली उनका इंटेंशन अच्छा हो मगर इन द प्रोसेस हामियां निकाल के उसको डिमोलिश कर देते हैं। जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, एक आध गलती कर दी होगी, तो ऐसे मत करो कि वो बेचारे का और कॉन्फिडेंस बैठ जाए। ये मैंने सोचा। तो मेरा बस यही काम था, जो भी एक्टर आता था, जो भी एक्टर्स थे, दे ऑल वर फाइन। मेरा यही था, मैंने कहा यार कैसा है, मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा बाकी तुम देख लो, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। मेरा तो वही टीम एफर्ट है ये, आई विल शेयर माई विजन विद यू, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग वेरी गुड, इफ यू डोंट वांट टू ऐड वेरी गुड, एज लॉन्ग एज सीन बदले ना।
तो वो टीम एफर्ट होता है दैट, सो इन द एंड यू आर अ बिग ब्रदर। तो मेरा ये जॉब है कि ये सब है, और आप जानते हैं एक्टर की ईगो बच्चे वाली होती है, उसको एक भी बोल दो ना, अच्छा छोड़ा, अच्छा हाँ, अच्छा लगा ना, हाँ हाँ। तो और जो इंसान खुश होता है वही अच्छा काम करता है, वो मेरा मानना एक्टिंग में हो या किसी में हो, या आपका कोई हेल्प भी है, अ हैप्पी एम्प्लॉय इज अ गुड एम्प्लॉय। तो कभी नीचे मत खींचो उसको। तो दैट आई लर्न विच आई ऑलवेज न्यू, एंड आई न्यू कि थैंक गॉड। मुझे डर ये था यार, ये ना कि मैं कैमरे के पीछे हूँ और फिर सबको एक्टिंग करके दिखाऊँ, क्योंकि उससे वाहियात चीज़ कुछ नहीं हो सकती। कि किसी एक्टर से आप पूछे कि डायरेक्टर आके एक्टिंग करे, बिकॉज हर एक का अलग स्टाइल होता है, अलग तरीका होता है, और डायरेक्टर को खुद पता नहीं वो कैसा बेवकूफ़ लग रहा है जब वो एक्टिंग करके दिखा रहा है। हाँ एक्चुअली राइट, बट ही डजंट रियलाइज क्या है, उसके दिमाग में कुछ बात है, वो कम्युनिकेट करने की किसी तरह से उसको आप तक पहुंचाना चाहता बाहर जाना चाहता है। मगर अगर उसकी एक्टिंग ही देख ली जैसे वो कर रहा है, तो एक्टर तो कर रहा है, अगर मैंने ये किया तो जूते पक्के पड़े, फिर तो पड़ने वाले मेरे को जूते। तो यही होता है। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, मगर इट्स अ बिग बिजनेस, बिग स्टेक्स, ये वो। बट आई लाइक बीइंग अराउंड विद क्रिएटिव पीपल, मजा आता है, आई लव क्रिएटिव पीपल। समीर, आपकी पर्सनल लाइफ पर वापस लौटते हैं। फिर हम शादी नीलम जी के साथ और 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़, कैसे हुआ, कहाँ मिले, और फिर कैसे, किन क्वालिटीज़ ने अट्रैक्ट किया एक दूसरे की? पहले तो कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। या तो एक नहीं, मैं एक्चुअल स्टोरी से बताता हूँ आपको, कोई कट करके नहीं। मैं एक प्ले कर रहा था मंत्रा बेदी के साथ, जो अभी भी कर रहा हूँ मैं। इट्स मतलब 20 साल से वी आर डूइंग दिस प्ले। तो नीलम आई थी एकता के साथ हमारा प्ले देखने के लिए। ओके। ये कोई कब की बात है, काफ़ी, हमारी शादी को 13-14 साल हो गए, तो 15 साल पहले। तो एकता के साथ आई थी और उनको प्ले अच्छा लगा। उन्होंने शायद एकता को बोला कि आई थिंक समीर इज़ वेरी क्यूट, और एकता को मैं जानता था टीवी के थ्रू, एक कॉमन फ्रेंड भी था। तो एकता ने उसको बोला होगा, उसने मुझे बोला कि भाई नीलम थिंक्स यू वेरी क्यूट, या क्यूट वेरी। अब वो बोलती, मैंने वेरी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ क्यूट बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस समय मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है। मैं कोई जान पहचान थी नहीं, मालूम था कि शी वॉज एक्ट्रेस बट स्टॉप्ड एक्टिंग। तो ईगो थोड़ी बड़ी हो गई थी, पता था, वहाँ में चलता रहा। फिर मैं किसी से मिला जो एक वो तो टैरो कार्ड दे, उन भाई साहब ने मतलब बोला जी आपकी लाइफ में एक लेडी आएंगी जिनका नाम एन से स्टार्ट होगा। झूठ नहीं बोल रहा भाई, या नीलम ने पैसे खिलाए थे उसको, मालूम नहीं मेरे को, मगर उसने कहा उनका नाम एन से स्टार्ट होगा और वो ज्वेलरी में कुछ करती होंगे। ओह। हम भाई साहब वो टाइम था कि मॉम डैड से प्रेशर पड़ रहा था, बेटा शादी कर लो, देखो बच्चे करने हैं, आगे चलना है। तो मैंने कहा यार, मैं सोचने लगा मैं N6 लड़की को जानता हूँ। मैं कहा यार वो नीलम का जिक्र हुआ था, वो 6 महीने पहले पुरानी बात थी, मैं जानता भी नहीं है, पर्सनली फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, मगर वो भी ज्वेलरी करती है यार, तो बड़ा कोइंसिडेंस वाली बात है। तो तब से मैंने अखबार में उनकी फ़ोटो जब भी आती थी मैंने अटेंशन पे करना शुरू कर दिया कि अच्छा, बात नहीं, कोई नंबर नहीं। फिर जब पार्टी में दिखता था तो मैं देखता था यार कैसी है, मैंने यार देखने में तो बहुत सुंदर है, और वैसे भी एट हर टाइम शी स्टिल इज वन ऑफ द प्रिटीस्ट एक्ट्रेसेस। तो सच बोलूँ तो मेरे फ्रेंड्स तो बोलते थे यार देख शी इज आउट ऑफ योर लीग, सोच भी मत दो। मेरे दोस्त बोलते अभी उनको जलाता हूँ मैं, बेटा बोला था ना। तो ऐसे ही तो जब भी पार्टी में मिलता था अच्छा। तो फिर एक बार मेरे फ्रेंड भी परेशान हो गया था यार एक बार बात तो कर ले। ये इस सिलसिले को 1.5 साल हो गया था, मगर भाई साहब में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि बात करें। तो एक दिन कहा यार ये भी गड़बड़ है, बात कर लो यार। तो मैं आई थिंक दिवाली की पार्टी थी या कुछ थी, तो मैं एकता के पास गया, मैं एकता यार आई थिंक योर फ्रेंड इज वेरी क्यूट। तो एकता ने मुझे हाथ से पकड़ा, ले गई नीलम के पास। बोला भाई कल जा रही है, मरवाएगी मेरे को। तो बोला नीलम मीट समीर, समीर मीट नीलम, फाइनली। तो ये पहली बार मुलाकात हुई आफ्टर प्ले देखने के 1.5 साल बाद। और मैंने कुछ बोला गया नहीं, तो मैंने बोला आई एम सॉरी बट यू नो आई नॉर्मली डोंट से दिस बट आई थिंक यू वेरी क्यूट। वो क्यूट वर्ड अटका पड़ा होगा, उन्होंने भी क्यूट बोला था, मैंने भी एकता को क्यूट बोला यार, यही इतने बोल के मैंने बोला, मैंने कहा यार आई विल कॉल यू। हाँ, मैं भाग गया, नंबर था नहीं। मैं तो वजह खिसकने का सोच रहा था। ये 2 बार और किस्सा और 1.5 साल और निकल गए। तो 3 साल निकल गए, हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि उनसे मैं 2 या 3 बार मिला और यही बहाना करके भाग जाता था कि भाई आई विल कॉल यू। एक दिन तो फिर
ऐसा हुआ कि मिला, फिर से बोला, मैं तो खुद ही शर्म आ गई मेरे को। मैं घर गया, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, मैं क्या आदमी है तो यार, बात करनी तो कर ले एक बार ना, खत्म कर। होता ना जैसे आदमी की मेंटालिटी होती है, इतना क्या सोचा, खत्म कर। तो ठीक है यार, मैं किसी के फ़ोन किया यार, नंबर है, ठीक है, फ़ोन लगाया, मैं कहा बात कर रहे थे, घंटी बजी, 2-4 बार नहीं उठाया, मैं कहा बात चलो जी, किस्मत में लिखा नहीं है। भगवान ने बोला बेटा, भगवान तो मेरे फ्रेंड है ही, बेटा तुम दोनों का रहने होने वाला नहीं है, उठा नहीं रही है, ठीक है। मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि रात के 3 बज चुके थे। अच्छा, ओ, क्योंकि उसमें आई थिंक गणपति का विसर्जन ऐसा कुछ था। फिर अगले दिन फिर मेरी मेल ईगो, साला इतनी हिम्मत करके 3 साल बाद मैंने फ़ोन किया, उठा तो लो। तो फिर मैंने मैसेज किया, यू डोंट बिलीव इन रिटर्निंग कॉल्स। फिर उनका क्या, हाउ डू आई नो इट इज़ यू। फिर बातचीत करते रहे, फिर हम मिलने लगे। एंड हमारे दिमाग में बहुत क्लियर था कि यार देखो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिलसिला नहीं चलने वाला, करेंगे अगर वी आर टुगेदर वी विल मैरिड। तो हमने बिगिनिंग से एक दूसरे को वैसे ही देखा कि भाई इज शी द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी विद, और इज ही द पर्सन। एंड ऐसे ही करते 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 फिर द थिंग, आई थिंक हमारा जो कोर वैल्यू जो इट ऑलवेज वर्क्स फॉर अस, सच्ची कम, जितने भी हम झगड़े कर लें, एक है कि, एंड शी ऑल्सो सेज द सेम फॉर मी, अच्छी बात है, बट कि डीप डाउन शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। मतलब जो इंसान ऐसी सोसाइटी या ऐसे माहौल में रहकर भी कैन बी सो सिंपल एट हार्ट, दैट वाज समथिंग। एंड आई शी ऑलवेज कंडक्टेड herself वेरी ग्रेसफुली। एंड वही चीज़ शी लाइक्ड अबाउट मी कि यार इतने सब में रह के भी कभी देखा नहीं, ये पार्टी में ये कर रहा है, ये कर रहा है, जब मिलता है शांति से मिलता है, प्यार से मिलता है। सो दैट वाज द कॉमन फैक्टर एंड वेरी फैमिली। मतलब हमारे लिए फर्स्ट थिंग इज आवर डॉटर, पेरेंट्स, बाकी जो होता है जब होगा देख लेंगे। तो ऑल्दो हमारे तरीके डिफरेंट है, शी इज कैन सोशलाइज 10 times मोर बिकॉज उसके फ्रेंड्स भी हैं, बिकॉज उसकी खासियत है शी नोज हाउ टू, वो रिश्ते मेंटेन करना उनको आता है। मुझे उस मामले में इंडस्ट्री में आपके दोस्त नहीं हैं, मगर मतलब उनसे बहुत ज़्यादा खुलते नहीं आप? नहीं, बहुत कम। बिकॉज होता क्या, फिर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके अपना है, जरिया है, आपके अदर इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट हैं। अब फिल्मी लोग जब मिलते हैं वो ये कि वही फिल्म देखी, वो देखा, ये देखा, उसका ये है, वो मेरे सब मैं नहीं झेल पाता। तो मतलब, और ये होता है ना, मेरा एक कहावत है कि प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितना आप कम मिलते हैं ना, उतना लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। हर एक पार्टी में देखने बोलेंगे फिर उठ के आ गया। अब जब भी मिलते अरे यार लॉन्ग टाइम समीर, अब मिलते तो खुश होते हैं, तो बोलेंगे अच्छा फिर आ गया। तो ये बहाने हैं एक्चुअली, मतलब हाँ मेरे को, और सिंपल है ना कि अब आई एम श्योर सचिन तेंदुलकर के जितने फ्रेंड्स होंगे क्लोज वाले, सब क्रिकेटर्स तो नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली। ट्रू ट्रू, अब वो आपका प्रोफेशन है। अब आप घर में जाके भी उसी चीज़ की बातें करें, हाँ, तो ना इतना नहीं है। समीर, यू आर अ वेल रेड पर्सन। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं इस समय, आप कुछ सजेस्ट करें कि क्या पढ़ें। एक तो आजकल पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो गया है, लोग सिर्फ या तो ऑडियो बुक कई बार सुन लेते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लेते हैं। आपने कोई रिसेंट बुक पढ़ी हो? क्योंकि आप बताते रहे कि आप ऑटोबायोग्राफीज़ काफ़ी पढ़ते हैं। हाँ, बचपन से मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ का बहुत शौक रहा है। मैंने ज़िंदगी की जो पहली किताब पढ़ी थी वो मोहम्मद अली की ऑटोबायोग्राफी थी, विच इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट। स्पेशली मुझे म्यूजिशियंस, एक्टर्स, एथलीट्स, इनकी बायोग्राफी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक इन अ वे दे ऑल सिमिलर। जैसे आपका लाइफ स्टाइल और या लाइफ स्टाइल बोलो ऑफ एन एक्टर, उनका जो शेल्फ लाइफ इतनी है, एथलीट है उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, अगर सिंगर है, म्यूजिशियन है, इतनी है शेल्फ लाइफ। ऑल डिपेंड्स ऑन अदर पीपल। अब आपने शॉट एक दिया, उस शॉट को देने के लिए मतलब आपको शायद वो 2 मिनट का शॉट होगा, वो कोई रियलाइज़ नहीं करता आपने कितने साल स्पेंड करे होंगे वो रियाज में। जैसे हुसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 सेकंड का होगा, उस 9 सेकंड के लिए उसने 900 घंटे, 9000 घंटे स्पेंड करे। सो आई सी देयर इज़ अ कॉमनैलिटी, दैट स्ट्रगल जो होती है। बट लोगों को आई मीन आई थिंक, मुझे ज्ञानी बाबा वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। आई थिंक कि आजकल की आईपैड ये वो
उसका एक अच्छी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाती है, दैट्स वेरी गुड, बट अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। कम हो गया। बुक का ये होता है कि अगर एक पकड़ ली, जब तक एंड तक नहीं पढ़ेंगे आप छोड़ नहीं सकते उसको। सो आई थिंक एज एन एक्सरसाइज पीपल शुड ट्राई, कोई भी टॉपिक लो आप, और अगर आप किसी चीज़ के हीरो हो, आई मीन फैन हो, अगर आपको अमित जी पसंद हैं या कोई और पसंद है, तो तभी मैं वो टॉपिक लेता हूँ कि आप जानना भी चाहते हैं उनके बारे में। उनकी, अगर आपको शाहरुख खान के फ़ैन है, उनकी किताब पढ़िए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट। ये तो मतलब कंसंट्रेशन रहेगी, कुछ तो सीखेंगे इन लोगों ने जो अचीव किया है, जो सीखा है, जो नहीं सीखा है, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। देन डिस्कवर व्हाट टॉपिक फैसिनेट्स यू। तो रीडिंग एज अ स्किल, एज अ थिंग इज़ गुड फॉर यू। मगर ये कहूँ कि भाई ऐसी किताब पढ़ो, देर आर बुक्स लाइक दैट जो होते हैं। जैसे मेरी अगर मैं फेवरेट किताब कौन सी बोलूँ, दीपक चोपड़ा इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। उसकी काफ़ी किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स जो है, दे आर सेल्फ हेल्प एंड दे मेक यू थिंक। मुझे जो किताबें होती हैं, जो होती है ना कि 10 स्टेप्स टू दिस एंड 15 स्टेप्स टू दिस, वो शॉर्टकट बता रहे हैं। शॉर्टकट बता रहे हैं वो, नहीं, वो मुझे गुस्सा ही आता है कि तुम सोचते हो कि तुमने ही सोचा, हमने नहीं सोचा ये। वो बोलते हैं अरे क्या वेट लूज करना है, हाँ बुरा मतलब ऑयली खाना मत खाइए, खाना कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अरे तो गधे को भी मालूम है, वो प्रॉब्लम्स भी होती है ना और कुछ। सो आई लाइक बुक्स दैट प्रोवोक यू टू थिंक, स्पून फीडिंग नहीं। मगर आजकल क्या यही टॉप 10 बिलियनर्स, हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, शॉर्टकट में भैया मुझे बता दो कहाँ से कौन सी दुकान पे ये पूड़ी खरीद लूँ मैं और बन जाऊँगा। बट रीडिंग इज अ स्किल दैट यू फॉर्म ओवर ईयर, बिकॉज उसमें एट दैट टाइम यू कैन नॉट रीड एंड टॉक टू पीपल, अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी पड़ता है। सो हाँ, आई थिंक घुमा फिरा के मेरी सुई वहीं अटकती है। नो योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ना ज़रूरी है। सो बिफोर वी एंड दिस टॉक, मुझे आपसे ये जानना है समीर कि आपकी तरह अगर कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बारे में सोच रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, तो किस तैयारी से आना चाहिए? आप आए थे, आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, तो आपको वो बार बार मत बोलिए, मुझे शर्म आ रही है मेरी। नहीं, बहुत सारे लोग तो सबको छोड़कर चले आते हैं, घर से भाग कर चले आते हैं। हाँ, ये नौबत नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया था, मगर 1 बेडरूम घर था पहला, फिर आगे दूसरा। एनीवे आगे तो क्या, किस तैयारी से आए वो लोग जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा मैं। सबसे पहले नो वाई यू वांट टू बी एन एक्टर। इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर बिकॉज आपको ग्लैमर पसंद है, आपको लोग देखें, आपको मतलब फेम चाहिए, ये चाहिए, तो आप कोशिश भी मत कीजिए प्लीज़। जो भी घर में आप कर रहे हैं वही कीजिए। These are wrong reasons to be an actor. True. Because these things you cannot depend on. Chances of this happening are very remote. मगर अगर आपको फिर भी चांस लेना है, फिर आप रोइए मत। Then be ready कि आप ज़िंदगी के अगले 4-5 साल वेस्ट करने वाले हैं। बिकॉज होगा क्या कि जब भी थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आएगी आप भाग जाएंगे। तो ये जो ग्लैमर दिखता है आपको, ये है वो है, आपको पता है उसके पीछे क्या जाता है। अगर आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए डॉक्टर क्या करता है। एटलीस्ट डॉक्टर के बारे में आपको मालूम है, उसको कॉलेज करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, तब डॉक्टर बनता है। फिर मरीज चेक करता है। आप समझते हैं एक्टर है, अरे मस्त हैंडसम लग रहा है, अब तो 6 पैक आ गए हैं तो ठीक है एक्टर है। आपको मालूम भी है कि उसको वो जो काम मिला है उससे पहले वो 8 महीने 6 महीने उसके बाद रेंट देने के पैसे नहीं थे। मालूम है? नहीं मालूम। एंड दैट इज द रियल थिंग। जो आप कैमरे के सामने जो करते हैं वो बिकॉज आप इंजॉय करते हैं। ये आर्ट है। उसके लिए जो कितने साल या खाली पेट या फ्रस्ट्रेशन कि पेट तो भरा हुआ है मगर 10 महीने से कुछ किया नहीं, बैठे हैं भैया, कब फोन आएगा, या रेजिस्ट करना कि नहीं यार ये नहीं करना, गलत कंपनी से दूर रहना। तो दैट इज द रियल थिंग। आप बता रहे थे ना कि बड़े से बड़ा हीरो भी 100 दिन कैमरे के सामने होता है, बाकी 200-250 दिन क्या करता है वो? एग्जैक्टली वही जो बोल रहे हैं। अगर एक फिल्म में अगर 100 दिन लगते हैं, जैसे डिस्कस कर, एग्जैक्टली मतलब कि व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ एन एक्टर। कभी एक्टर से पता किया है क्या? आप ये पता कर लेंगे कि मैं एक्टर कैसे बनूं, मगर एक्टर करता क्या ये तो पता कर लो, क्या लाइफ है उसकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन था, वो रियलिटी है, झूठ नहीं है। तो ऐसे और ये सिर्फ एक केस है।
राजेश खन्ना साहब एक टाइम पे उनको रोक के लड़कियां उनकी गाड़ी चूमती थी। एक टाइम ये भी था कि वो सेट के सामने बैठे हैं तो कोई उनको हेलो तक नहीं बोल रहा है। और ये वाला फेज जो है उस फेज से कहीं लंबा है। ट्रू। मैं एक टेस्ट लेते हैं, अगर आपकी एज है जो भी देख रहे हैं 25 से कम, 25 ले लें, आप मुझे कुमार गौरव की 3 फिल्में गिनवाइए पहले। हम और आप अभी भी अगर हम कुमार गौरव कोई नाम लेगा हम जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जबकि जो नई जनरेशन है वो जानती भी नहीं है, कुछ नहीं पता उनको। और उनको इतना टाइम नहीं हुआ है। जिंदा भाई बहुत बड़े एक्टर अभिनेता थे, बहुत सुपरस्टार लड़कियां मरती थी उन पे। और तुम अगर तुम 25 से कम हो, 25 से ज़्यादा हो तब याद नहीं है, तब तो क्या बोलूं तुम लोगों को मैं। मगर ऐसा हाल था। मगर अगर अब कोई जानता नहीं है, कोई नहीं आता। कुमार गौरव, आई मीन मतलब क्या बोले। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। जो आप देख रहे हैं ये इसका प्लस है। ये है निकल पड़ी तो निकल पड़ी। मगर जो रियलिटी है कि जो 99% होता है 99% लोगों के साथ, वो ये है। या तो स्टार बन गए, उसके बाद लोगों को याद नहीं, या स्टार कभी बन ही ना पाए, सब छोड़ छाड़ के वापस चले गए। किसी ने कोई दुकान खोल ली, कोई दुकान खोली, ठीक है। तो अगर आप बनना चाहते हैं 3-4 साल अपने कमिट कर दीजिए, रिटर्न टिकट कटवा लीजिए कि भैया कुछ नहीं हुआ तो निकाल देना मेरे को यहाँ से। मगर और ये अगर सोचा है ना कि फेम मिलेगा, ये मिलेगा, पहली बात आई एम वेरी सॉरी, बहुत कम को मिलता है। सेकंड, अगर मिलेगा भी इतना टिक जाए वो भी सबकी किस्मत में नहीं होता है। तो सोच समझ के, जैसे बोला ना डॉक्टर बनना है, तो अगर आपको कोई बोलता है, माँ बाप बोलते हैं डॉक्टर बनो, आप नहीं बनते हो, क्यों? अरे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब मालूम है ना या कि क्या करना पड़ेगा। हाँ। अब एक्टर बनना है तो बोला अच्छा आपको पहले प्रैक्टिस करो, 1 महीना खाना मत खाओ, कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर यू शुड नो व्हाट डज इट मीन टू बी एन एक्टर। ये सिर्फ वो नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं मतलब इतने एग्जाम्पल और मेरे दिल को चोट लगती है मैं जब देखता हूँ ना कि यार, एक एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को समझ आएगा। मैं जब नया आया था तो मैं एक ऑफिस में बैठा था, इसलिए एक्चुअली नजर रीज़न मैं अपने आप को लेवल हेडेड रखता हूँ, क्योंकि यार आज है कल नहीं है। राजेश खन्ना साहब जिनको तो हम, कुमार गौरव, मतलब कितने की लिस्ट बनाए यार, ऐसे जितने लोग थे जो हमारे सामने इतने बड़े बड़े स्टार थे, हमने आते हुए जाते हुए देखा और हम बोले यार। तो मैं ऑडिशन के लिए गया था माउथ फुल ऑफ स्काई के लिए। अच्छा। तो मैं बैठा हूँ नॉर्मल स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह सामने बैठा हूँ, तो एक लड़का आया, मेरी उम्र होगी, अच्छा थोड़ा बड़ा होगा मुझसे एज में। तो जो रिसेप्शन पे थी उन्होंने बोला, मैं उसका रियल नाम नहीं लूँगा, वो शायद सब अभी भी है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा मान जाएंगे। तो वो बैठ आए, तो रिसेप्शन बोला कि व्हाट इज़ योर नेम, राकेश बोल दिया। तो बोला वर्क एक्सपीरियंस, और मैं बैठा था, मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बारी कब आएगी, कोई मैगजीन थी पढ़ रही थी, तो कान से सुन रहा था। तो बोला वर्क एक्सपीरियंस मैंने कोई 175 फिल्में की हैं। ओह, मैं यार ये कौन आया है 175 फिल्म करने वाला। हाँ। अब या एडिट का देना, जो हमारे क्लासिक मास्टर राजू, हाँ। ओहो। अब इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा। एंड ही वाज अ फाइन एक्टर, ही स्टिल इज, गॉड ब्लेस हिम। अब बताइए, नाम बता ही दिया है, राजेश श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव। तो ही वाज देयर, ही सेज मैन आई हैव डन ओवर 100 फिल्म्स, और मैं यूं देख रहा हूँ। ये राजू श्रेष्ठा की बात कर रहे हैं? श्रेष्ठ राजू श्रेष्ठा, हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट थे। हाँ, समझ गया। गुलजार साहब सबका कितनी परिचय, चितचोर कितनी है। और उसको पूछा जा रहा है कि आप कौन है? आप कौन आप हैं कौन? 175 फिल्में करने के बाद मुझे भी ऑनेस्टली कि लोग जब पहचानते हैं वगैरह तो सब बोलते हैं तू खुश नहीं होता। मैंने कहा भूल जाएंगे अभी से यही हो गया सर। आप अगर आप वही खड़े हैं, हाँ ये वही वाला है, नहीं अरे हाँ यार सर सेल्फी दे दो, सर आपका नाम क्या है? नहीं होता है
कुछ जानी पहचानी शक्ल है, देखा है, क्या है, मगर कौन है? एक इसी से एंड कर देते हैं, अगर आपके पास कुछ है, एक बड़ा अच्छा है किस्सा कि 5 स्टेजेस ऑफ एन एक्टर। हाँ हाँ ओके, एक बहुत बड़े एक्टर हैं जॉन लिथग्रो, ठीक है, ये आप कोट करना, ब्यूटीफुल। जॉन लिथग्रो ने बोला था, वो हॉलीवुड में काम करते हैं, द 5 स्टेजेस ऑफ एन एक्टर। स्टेज नंबर 1, हु इज जॉन लिथग्रो? ठीक है। सेकेंड वन इज गेट मी जॉन लिथग्रो। थर्ड इज गेट मी समवन लाइक जॉन लिथग्रो। वो बजट में नहीं आ रहा है। गेट मी अ यंगर वर्जन ऑफ जॉन लिथग्रो। ओके। फिफ्थ स्टेज आप गेस कर सकते हो, हु इज जॉन लिथग्रो? ट्रू। Who is John Lithgow? Get me John Lithgow. Get me somebody like him. Get me somebody younger boy, but like him. End में who is John Lithgow? साइकिल पूरा। तो अभी मेरा ये चल रहा है कि get younger version of समीर सोनी। नहीं हाँ समीर younger version। तो that's life. You can't take it। दिल से कैसे लगा सकते हो आप? अब देखो, अब फ्रूट को तो नीचे गिरना ही है ना, अब उसको बुरा मान के फ्रूट गिर गया, अबे तो ग्रेविटी पुल कर रही है, ये तो होना ही है ना। कोई बोलेगा हाँ सर वेरी नाइस फोटोग्राफ, या कई लोग बोलेंगे कोई गलत नाम ले लेंगे, या नाम से ही ले लेंगे, गलत फिल्म ले लेंगे, या बोलेंगे हाँ सर बिग फैन सर अपन नाम। बहुत ठेस पहुंचती है दिल को, अरे यार नाम पहले पूछ ले, गूगल कर ले यार। ऐसी क्या बात। तो कई बार क्या होता है कि जब लोग 2-3 लोग इकट्ठे होकर यूँ देख रहे होते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, मैं खुद ही आ जाता हूँ। आ जाओ सेल्फी लेनी है, आ जाओ समीर देखो चाइना गेट देखो। अब तो खैर लेटेस्ट उन्होंने, आजकल तो बॉलीवुड वाइफ्स देखते हैं लोग, मेड इन हेवन ऐसा कुछ, तो शायद एक और इनिंग्स आएगी, क्या पता। समीर, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कैजुअली बातें हुई और आपने बहुत दिल खोल के बातें की। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी मज़ा आया होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो इतना डाउन टू अर्थ हैं, खुलकर बात करते हैं और कुछ प्लास्टिक नहीं है। सर वो चक्कर है, मैं एक तो बहुत आलसी आदमी हूँ, उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया, वो मेंटेन करने के लिए बड़ा टेंशन रहता है यार, उसको क्या बोला, तो सच ही बोल दिया यार, छोड़ने यार आगे यार, तो ऐसे ही रहो यार। आई थिंक दिस इज शेयर लेजीनेस। इसमें मैं इसको चाहूँ तो कोई वर्च्यू बना सकता हूँ, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है यार। दो लोग रात भर सोचता रहूँगा, अरे वो आ रहे, उज्ज्वल आ रहा है, क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा, क्या करेगा, शक्ल ठीक लग रही है। हेलो टाटा, थैंक यू।